हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ एक 21 डेज सीरीज़। वो मेंशन 22 डेज किया है, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है, रिवीजन के लिए वो। ओके, अदरवाइज 21 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। चैप्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ओके, पहले से मैं आपको पूरा प्लान समझा देता हूँ, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, सबसे पहला इसके अंदर क्या क्या कवर किया गया है वो बताता हूँ। जैसे सिलेबस है एनटीए के अकॉर्डिंग, तो हर एक स्क्रीन पर आपको वो सिलेबस मिलेगा। वेटेज वाली एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि इस चैप्टर का कितना वेटेज होता है, तो आपको वो डाउट नहीं रहेगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट सिग्निफिकेंट रूल, सिग्निफिकेंट कंसेप्ट, इनको हम समझेंगे, ठीक है ना। एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारे कंसेप्ट्स। नेक्स्ट उसके बाद ये परसेंटेज प्योरिटी नहीं पढ़ना अभी, यहाँ पर थ्योरी ऑफ द केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मास कंजर्वेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, गैसियस लॉ, सॉरी गैल्यूसेक लॉ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस। देन उसके बाद ये माइंड मैप अभी नहीं, या हालांकि इसमें माइंड मैप भी आपको मिलेगा, ये सारे आपके फॉर्मूले हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिए, चाहे तो बाद में ले लेना, ठीक है, जो आपको ही करने हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कंसेप्ट को डिटेल में बताएंगे, उसका मैं पीपीटी नहीं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। ये कुछ मासेस आपको याद करने हैं, इसकी भी पीपीटी कोई खास नीड नहीं है, मैं लिखा दूंगा, वैसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर क्या, ये आपके टोटल PYQ, ठीक है ना, ये सारे आपके PYQ हैं कंप्लीट। जितने अब तक क्वेश्चंस आए नीट में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो जो लास्ट में जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे। ओके, और उसके अलावा जैसे प्रिसीजन, एक्यूरेसी, राउंड ऑफ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं सब बताऊंगा आपको। ओके, यूनिट कन्वर्जन के बारे में थोड़ा लिमिट में बात करेंगे, जितना नीड होगी मैं सब लिखाऊंगा आपको, यूनिट कन्वर्जन भी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें देख ली आपने। सबसे पहला सिलेबस आपका क्या है बेटा, ये देखो। सिलेबस में मैटर एंड इट्स नेचर, तो मैटर के बारे में यही बात कर लेते हैं। मैटर आपको पता है, एनीथिंग जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है, आप उसे मैटर बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा या आइंस्टीन बॉक्स कंडेंसेशन, ये स्टेट होती हैं। इसमें से स्टेबल कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेबल स्टेट होती है। इनके कब किस किस का वॉल्यूम फिक्स होता है, किसका मास फिक्स रहता है, या किसकी शेप साइज, उन सारी चीज़ों के बारे में आप देख लीजिएगा, आपने 9th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वैसे सबसे लास्ट में एक पीपीटी में है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अदरवाइज ये भी आपको मालूम है। ओके, सबसे पहले एटम के बारे में जो बताया था वो डाल्टन ने बताया था, ये भी आप जानते हो। कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट जो हम पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट में, ठीक है ना, और लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, इनके बारे में बात करेंगे। सब कुछ आपने भी देखा, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास, ये सब आएगा। मोल कंसेप्ट, ओके, मोलर मास, मास परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, ओके, एंड केमिकल इक्वेशंस एंड स्टिग्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टिग्योमेट्री, ओके, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे 1 by 1। सबसे पहले बेसिक तुम से स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, ठीक है, 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ इसे। ऑल नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, 3। नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में मैंने भी बोला आपसे, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो कितने, यहाँ 3 थे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, वो सभी क्या हैं, सॉरी वापस करो, सही बोला है मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर जीरो जो हैं वो आ जाती हैं बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, उन्हें भी सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2, जैसे यहाँ पर 3 और 4 के बीच में जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला, जैसे यहाँ डेसिमल से पहले अगर जीरो, जैसे यहाँ पर आप देखें इसके अंदर, तो चलो मैं थोड़ा इसका यूज़ करता हूँ। ये 2 जीरो हैं डेसिमल के तुरंत बाद आए हुए हैं, ठीक है ना। अब इनके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है इधर, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये जो डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं यही सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, तो आंसर 2 बनेगा। यहाँ ये जीरो काउंट नहीं होते तो आंसर 2 बनेगा फिर से। और यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहे हैं तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करना होता है, 4 बनेगा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट 4 बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसे थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर डेसिमल नहीं है
अगर डेसिमल नहीं आता तो बाद वाले जीरो जो राइट मोस्ट होते हैं उनको काउंट नहीं करना होता, इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट 2 जो नॉन जीरो डिजिट 1 2 है बस वही काउंट होगा। ओके, और यहाँ पर वन नॉन जीरो डिजिट 5 है, ओनली 1 है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1। यहाँ पर देखो ये डेसिमल लगा है तो डेसिमल है यहाँ पर, ये डेसिमल थोड़ा गलत लगा है, आप इस डेसिमल को यहाँ लगाओ, मतलब इसको लिखो 120.0, तब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 होंगे। एक चीज़ याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या डिजिट एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हैं 5, तो आंसर 5 बन जाएगा। अच्छा, ये 10 टू द पावर समथिंग इसे काउंट नहीं करते, आपको बस ये देखना है यहाँ पर कितने डिजिट है, डेसिमल लगा हुआ है तो उसके बाद जीरो को काउंट किया जाएगा, तो 3 और यहाँ पर ये 4। ये सभी की समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, आप चाहो तो देख सकते हो आंसर, यहाँ 3 डिजिट 3 बन जाएगा। ये बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, आप सारे बच्चे कर लोगे, इसके एग्जाम्पल सिमिलर इधर है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ, ठीक है, आप कर लोगे आराम से। बस कौन से जीरो काउंट करने होते हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं पहला, या अगर डेसिमल से जस्ट पहले जीरो है उसके बाद जस्ट जीरो है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जीरो, तो उनको काउंट नहीं करना होता। ओके, चलो ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, सिग्निफिकेंट का रूल क्या होता है बेटा, एडिशन का रूल क्या है, देखो जैसे यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4, तो जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 4 होनी चाहिए। अब आप बोलो सर यहाँ पर तो ये 5.666 आया था ना, 66 आया था, ओनली 26 आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर इसको कैसे करते हैं, देखो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, 4 एग्जाम्पल बताऊँगा, 4 एग्जाम्पल 2 मिनट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या होता है बेटा, जैसे 4.03 और यहाँ पर लिखा है 5 और 4.045 और मान लो मैं लिख दिया 4.047 और 4.0 यहाँ पर मैंने 4 5 वाले दोनों केस ले लिए और ये 4 3, चलो ठीक है ना, मैंने मान लो कुछ एग्जांपल लिए। अब यहाँ पर देखो सुनो ध्यान से, अगर ये वाला जो डिजिट है ये एग्जैक्ट 5 है तब 2 रूल होते हैं। रूल क्या होता है, जैसे अगर ये ऑड नंबर है, क्या है उससे जस्ट अगला डिजिट कैसा है ऑड, ओके। अगर ये ऑड है, जो 3 ऑड है ना, 3 कैसा है ऑड, तो ऑड में करेंगे ऐड क्या +1, ऑड के केस में +1 ऐड करते हैं। राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 है तो अगले डिजिट में आप 1 ऐड करोगे, तो यहाँ पर कितना बनेगा 4.04। ओके, नेक्स्ट अगला यहाँ पर क्या है बेटा 5 है, लेकिन ये जो 4 है, ये वाला जो 4 है ना, ये ईवन नंबर है, कैसा है ईवन। ओके, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 4.04 बनेगा। अब अगला अगर ये वाला डिजिट अगर मोर देन 5 है, कैसा है राइट मोस्ट डिजिट मोर देन 5, जैसे 7 जो 5 से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे इसमें अगले डिजिट में 1 ऐड कर दोगे, ठीक है ना। और अगर ये लास्ट डिजिट जो राइट मोस्ट डिजिट होता है अगर वो लेस देन 5 है तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते, 4.04। इस तरीके से ये कंसेप्ट होते हैं बस राउंड ऑफ करने के। राउंड ऑफ की नीड आपको होती रहती है, इसीलिए छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब आगे सुनो ध्यान से बेटा, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस वाली बातें लिखी हैं इसमें, चलो छोड़ो सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कर लोगे आप, ठीक है। अगला इसे मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, इन दोनों केसों में आप एक चीज़ याद रखना कि देखो जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 3, तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो दे रखे हैं आपको वो कम कम वाले लेने होते हैं। जैसे इसमें 2 अगर सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है सिग्निफिकेंट डिजिट, तो फाइनल आंसर में कितने आने चाहिए 2। ऐसे ही डिवाइड करने का कंसेप्ट होता है, इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं बेटा 4, तो फाइनल आंसर में 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होने चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने में, एडिशन करने में, डिवीजन करने में, इन सभी सिचुएशनों में आपको एक चीज़ का याद रखना है कि जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड होता है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सिग्निफिकेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा, ठीक है ना। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो बेटा 2.0 लिखा है और 2.00 लिखा है, 2.000 लिखा है और 2.000 लिखा है, ये इस तरीके से। अब मैं आपसे बोलूँ कि ज़्यादा जो आंसर है वो करेक्ट कौन सा है, हाँ, ज़्यादा आंसर करेक्ट का मतलब है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला। बस मैं जो फिलहाल बात करने वाला हूँ वो जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ज़्यादा एक्यूरेसी की बात कौन कर रहा है, एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिजिट के डेसिमल के एक मतलब अगला ही डिजिट 0 है, इसका मतलब 0 के बाद इधर नहीं पता हमें आगे क्या है, लेकिन इसने डेसिमल के बाद अगले डिजिट तक की इन्फॉर्मेशन हमें दी।
लेकिन इसने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसने 3 डिजिट तक इन्फॉर्मेशन दी और इसने 4 डिजिट तक हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो डेसिमल के बाद ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन किसने दी है हमें, इस वाले आंसर ने, ठीक है ना। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आंसर ये है। समझ पा रहे हैं बात को। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जीरो के बाद क्या आएगा, यहाँ नहीं बता सकते जीरो के बाद क्या आएगा, यहाँ नहीं बता सकते जीरो के बाद क्या है, बता यहाँ भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, यहाँ ये कन्फर्म है कि 4 डिजिट के बाद, यहाँ ये जो 4 डिजिट है इनके बाद यहाँ पर कुछ भी आए इधर, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी ने दी है हमें फिर भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ पर 5 आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग होंगे। आगे चलते हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट हुए 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना। अब देखो मैं इधर नहीं जा रहा, परसेंटेज ये सब लास्ट का टॉपिक है आपका, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं केमिकल लॉ में। केमिकल लॉ क्या होते हैं बेटा, देखो यहाँ पर मैं यूनिट कन्वर्जन की बात कर सकता था, करूँगा अभी आगे लग के थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यूनिट कन्वर्जन आपको आता है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाना आपको आता है, नहीं आता क्या बोलो भाई। 1 मिनट, चलो यहाँ बात करते हैं। क्या आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन नहीं बनाना आता, आप बोलो सर आता है, क्या बात कर रहे हो बच्चों वाली। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस कैसे बनाते हैं, 25 को केल्विन में बदलना है, कैसे बदलोगे, अरे 25 + 273 इतना केल्विन, बस बन गया। इतना ही तो करते हो, मालूम था आपको सर, ये तो पता था। अच्छा चलो प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी, ATM होती है, बार होती है, पास्कल होती है, Nm/m² होती है, ठीक है ना। और उसके अलावा बेटा अगर कहीं KPa लिखा हो ना, इसका मतलब किलो पास्कल होता है, ठीक है। उसके अलावा mmHg होती है। अब आपको याद कौन से रिलेशन रखने हैं, पहला 1 ATM = याद रखना 760 mmHg, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब 1 ATM की जो वैल्यू है लगभग 1 बार होती है, आप ये भी याद रखो, ठीक है ना। और 1 ATM = 10⁵ पास्कल, ये याद रखो, बस आपका काम चल जाएगा। प्रेशर की यूनिट हो गई। वॉल्यूम, वॉल्यूम के अगर बारे में बात करूँ मैं, तो वॉल्यूम का केस क्या है बेटा, वॉल्यूम में आप याद रखेंगे क्या क्या, सबसे पहला जो 1 ml है वो 1 cm³ होता है, 1 cc से हम लिखते हैं 1 cm³, ठीक है ना। दूसरा 1 लीटर = होता है 1 डेसीमीटर³। ये रिलेशन आप याद रखो, बाकी के सब बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 यूनिट याद रखो। डिग्री फ़ारेनहाइट की नीड आपको यहाँ नहीं होती इस चैप्टर में हमारे लिए, ठीक है। चलो परसेंटेज प्योरिटी पाएंगे बाद में लौट के, सबसे लास्ट में मोल कंसेप्ट। देखो पहले 1 घंटे में हम सारा कवर करेंगे, 1.5 घंटे में, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। मतलब वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वैसे मेरा टारगेट ये था कि 2 घंटे में सारा कवर कराऊँ। 2 से 2.5 घंटे अगर हो जाता है तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक है ना। लास्ट में कोशिश करूँगा 3 घंटे में पूरा चैप्टर हो ही जाए, वैसे 2 घंटे का ही टारगेट था मेरा, ठीक है। फिर भी ज़्यादा समझाने के चक्कर में ऐसा हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहला थ्योरी ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मास कंजर्वेशन लॉ बचपन में पढ़ा था यार, क्या कि मास को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सारी बात है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, पढ़ लोगे लिख लोगे आराम से, समझ लोगे, बहुत समझ में आता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ क्या कहता है, इसे भी एक लाइन में समझा देता हूँ। कोई भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक मास फिक्स होता है, वो एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, और उसका सोर्स कुछ भी हो उस बात पर डिपेंड नहीं करता वो। जैसे वाटर को आपने बनाया, अब वाटर आपने कहीं से भी लिया, जैसे रेन वाटर ले लिया, ठीक है ना, किसी नहर तालाब का पानी आपने ले लिया, ठीक है, या फिर आपने लैब में रेडी किया किसी भी मेथड से। अब हम वाटर को किसी भी मेथड से रेडी करें, लेकिन उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो 1:8 ही रहेगा। ये 1:8 कैसे है बेटा, हाइड्रोजन का मास आपको पता है 2 और ऑक्सीजन कितना 16, नहीं पता तो आगे डिस्कशन करने वाला हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो मास फिक्स रहेगा, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। और मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए याद रखना बेटा, मल्टीपल कंपाउंड बनते हैं। सबसे पहली बात तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल कंपाउंड, ओके। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मेरे को खास नहीं लगता, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता कभी, इसीलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तुम बोलोगे तो बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये CO2। अब इसमें क्या होता है, इसका रूल ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक एलिमेंट जैसे कार्बन है,
एक एलिमेंट को तो कर दो बेटा फिक्स, एक एलिमेंट क्या कर दिया जाए फिक्स, जैसे कार्बन का मास फिक्स कर दिया 12 तो ऑक्सीजन का जो मास होता है उसमें एक सिंपल रेशियो होता है, जैसे कि 16 और 32, इनमें एक सिंपल रेशियो 1:2 होगा नहीं होगा, हाँ सिंपल रेशियो होगा। बस इतनी सी बात थी। मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी बात को कहता है बस, कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं, तो एक फिक्स एलिमेंट के मास के फिक्स मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट होता है वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। जैसे यहाँ पर इसका मास का जो रेशियो 1:2 है, ठीक है ना, मास का रेशियो कितना बेटा 1:2। ओके, नेक्स्ट अगला क्या आता है, गैल्यूसिक के बारे में बात करते हैं। गैल्यूसिक ने क्या बताया था, गैल्यूसिक ने बस इतना बोला है कि जो गैसेज हैं जो कंबाइन करती हैं आपस में सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वो एक सिंपल रेशियो में उनका वॉल्यूम रहता है, ठीक है। वॉल्यूम कैसा रहता है, सिंपल रेशियो में, जैसे N2H2 और 3H2, तो यहाँ पर अगर 1 वॉल्यूम, यहाँ 3 वॉल्यूम और यहाँ पर 2 वॉल्यूम, इतनी सी बात बोली थी इन्होंने बस, ठीक है। यहाँ पर मतलब 1 लीटर ये, 3 लीटर ये, तो ये 2 लीटर बनेगा, और कुछ नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब यहीं पर हम दो बातें करते हैं, जैसे अगर सेम कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर की जब बात करते हैं तो B प्रोपोर्शनल टू N होता है। B प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बेटा, N, ये वाली बात, ठीक है ना, जिससे क्या बनता है V1/B2 इक्वल्स टू N1/N2, N1/N2, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर लिया जाता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। जैसे मतलब दो कंटेनर हैं, ठीक है, दोनों कंटेनर को टेम्परेचर प्रेशर हमने सेम रखा, यहाँ टेम्परेचर प्रेशर क्या रखा, सेम। तो अगर इसका वॉल्यूम V है, V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, और यहाँ पर पार्टिकल कितने, यहाँ पर जो N है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर N1 और यहाँ पर ये N2, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि अगर V1 जो है वो V2 के इक्वल हुआ, V1 कितने के इक्वल हुआ, V2 के, तो N1 N2 के इक्वल होगा। मतलब अंडर सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर, सेम कंटेनर अगर वॉल्यूम है तो उनके अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी सेम होंगे, तो इसीलिए जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल टू N होता है, ठीक है। ये वाली बात, इसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के नाम से पढ़ने को मिलता है हमें, ठीक है। बट ये रिलेशन याद रखना, अंडर सेम कंडीशन V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2, ठीक है। यहीं पर अगर आप चाहो तो बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर सकते हो। बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, किसी को जब बॉयल करते हैं, है ना, तो PV इक्वल्स टू NRT से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं तुरंत। जब बॉयल्स लॉ की बात आ जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो यहाँ से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 बन जाता है, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के याद रखने का तरीका एक मैंने बताया था, चप्पल मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, अगर ये कांस्टेंट है तो B प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है, तो यहाँ से B1/T1 इक्वल्स टू B2/T2 बन जाता है रिलेशन, ठीक है बेटा। ये है, इन्हें आप याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या बेटा, देखो ये जो माइंड मैप है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी समझ में आ जाएगा, सिंपल से पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसी चैप्टर के रिगार्डिंग है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको डिस्कशन नहीं करूँगा, इससे रिगार्डिंग मतलब इसके अंदर जितने पॉइंट्स प्रेजेंट है उन सबके बारे में बात कर रहा हूँ धीरे धीरे 1 बाय 1, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, ये मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो एक बार ये फॉर्मूले समझना, लेकिन मोल कंसेप्ट पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, और फिर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बाद में करूँगा, मोल कंसेप्ट के बाद में। अभी जो मुझे समझाना है ना, वो मेजर पॉइंट 5 से 6 पॉइंट हैं आपके, जिसमें मुझे मोल कंसेप्ट का जिक्र करना है, मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझाना है, ठीक है। और देन उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी, लिमिटिंग एजेंट और कंसंट्रेशन टर्म, 4 पॉइंट रहेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, सबसे पहले इधर आ जाओ, क्या बेटा, इधर समझो। सबसे पहला एटम के बारे में आप जानते हो, जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो बेटा क्या बनता है, एटम से मॉलिक्यूल। सर ये भी पता था हमें, आप यही बोलोगे, हटा दो इसे भी, ठीक है। एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब मोल की तरफ ही एंटर करते हैं सीधा, ठीक है। देखो सुनो, मोल कैसे कैलकुलेट करने होते हैं और मोल के लिए कौन कौन से टर्म्स की आपको नीड होती है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो मोल के लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास, क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना। एक्चुअल में ये तो बोल दिया जाता है सीधा सीधा मास ऑफ एन एटम,
हम जो पढ़ते हैं ना वो ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। पता है क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये होता है बेटा मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जो यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास की, एक्चुअल में कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, क्योंकि इसकी यूनिट हम जब लिखते हैं तो वो AMU लिखी जाती है। AMU का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एटॉमिक मास यूनिट, ओके। और ये भी मास AMU में ली जाती है यूनिट, तो AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये यूनिट लेस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है 1/12, ये जो देख रहे हैं ना, और यह मास ऑफ C12, मास ऑफ C12 बेटा, इसे मास ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है ना। और जिसकी वैल्यू होती है 1 AMU, और 1 AMU की जो वैल्यू होती है लगभग वो मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होती है, ओके। और यही 1 AMU होता है बेटा जो 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, मतलब 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम के इक्वल होता है, ओके बेटा। तो यहाँ से जो 1 AMU है इसको सॉल्व करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम आती है वैल्यू, इतना ये मास होता है 1 AMU का, ओके बेटा। मतलब 1 AMU इतनी मास के इक्वल होता है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और इसी को हम 1U भी लिखते हैं। और U का मतलब होता है बेटा यूनिफाइड मास। क्या होता है? यूनिफाइड मास, ओके। चलो नोट कर लो अच्छे से। अब चलो मैं इधर आता हूँ लेकर के सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। ये तो मैंने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सुनो ध्यान से, अब बात करते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा ये भी रिलेटिवली ही डिफाइन होता है, इसीलिए ये भी यूनिटलेस होता है। कैसा होता है? यूनिटलेस, ओके। अब देखो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, मैं इसमें PhD नहीं कराना चाहता आपको, क्योंकि हमारा मेन मकसद है एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मास्टर नहीं बनना चीज़ का, ठीक है ना। एग्ज़ाम क्रैक उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ओके। तो देखो सुनो ध्यान से, क्या आपको कुछ मास याद करने पड़ेंगे, जैसे कुछ सिंबल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और आपको याद करने होंगे उनके कुछ एटॉमिक मास। आप कहोगे सर टाइम स्पेंड मत करो, ठीक है, मैं नहीं कर रहा टाइम स्पेंड, आप ये देख लो, ठीक है। ये रहे एलिमेंट, ये आपके 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सिंबल, और सिंबल के आगे Z लिखा मतलब एटॉमिक नंबर, ये मतलब मास नंबर, और ये नोटेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, ठीक है। ये नोट कर लेना आराम से, ये उम्मीद करता हूँ सब लिख लोगे, अच्छे से पढ़ोगे तुम लोग। अब बात आती है मूल पर, लौट के आते हैं। चलो देखो आपने यहाँ पर देखो क्या क्या सीखा है, यहाँ पर सीखा है देखो ये, मैं हाँ थोड़ा सा एक दो जानकारी मैं जरूर दे देता हूँ आपको, फिर बोलोगे ज़्यादा जल्दबाजी हो गई है, इसको हटा देते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से पॉइंट और जो आप याद रखेंगे वो ये है। सबसे पहला देखो जो टर्म आपको याद करने हैं, देखो ग्राम एटॉमिक मास, अगर कहीं टर्म लिखा हो ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब बेटा मोल होता है सबसे पहली बात, मतलब ये मोलार मास की बात हो रही है, मतलब मोल की बात हो रही है। आप समझो किसकी बात चल रही है, ग्राम एटम के बाद क्या लिखा हो, जैसे ग्राम एटम लिखा है, मान लो ग्राम एटम ही समझ लो, तो उसका मतलब मोल होता है। अगर ग्राम के बाद बेटा मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब भी बेटा मोल लिखा है। ये चीज़ दिमाग में डाल लो सबसे पहली बात। तो देखने में तो लगेगा ग्राम है, देखने में लगेगा ग्राम है, ठीक है, बट वो ग्राम नहीं है, वो मोल है, ठीक है ना। एटम लगेगा, एटम भी नहीं है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। देखो टर्म्स बहुत सारे होते हैं, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, मतलब रिलेटिवली डिफाइन करते हैं, तो इसलिए एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास की कोई यूनिट नहीं होती, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, तो वो मोल ही होते हैं। ग्राम एटॉमिक मास जब मैं बात करता हूँ तो वो मोलार मास ही होता है बेटा। क्या होता है वो? मोलार मास। जैसे अगर मैंने बोला H2, तो इसके लिए आप लिखते हो ना 2, तो 2 अगर ग्राम पर मोल लिखा तो ये बेटा ये जो यूनिट है जो वो ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट मोलार मास की होती है। वो एक मोल का जो मास होता है, एक मोल का जो मास होता है उसे हम बोलते हैं मोलार मास, जिसी को ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। अगर एटम के लिए बात करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो 2 हो जाएगा,
ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक बोला इसलिए मैंने एटम लिखा था अभी, ठीक है। और उसके अलावा जैसे ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास भी अगर आप लिखोगे बेटा तो यह भी मोलर मास ही होता है। क्या होता है ये? मोलर मास, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, और ध्यान से सुन लो, जितना नीड हो उतना लिख लेना, ठीक है बेटा। तो ये भी ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है। बट यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास लिया जाता है, ओके। तो याद रखेंगे। अब जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जो बोरिंग लग रहा है ना यही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे H2 है और मैंने आपसे पूछ लिया इसका मॉलिकुलर मास बताओ, मॉलिकुलर मास, तो आप इसका मॉलिकुलर मास लिखोगे ओनली 18। अगर मैंने कहा मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर मैंने ऐसा लिखा तो आप इसका आंसर बोलोगे 18 AMU, ओके। अ मॉलिक्यूल लिखा है तो आंसर में यूनिट AMU आएगी, मतलब मॉलिकुलर मास यूनिट लेस ले आता है क्योंकि रिलेटिवली डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर मैंने कहा बेटा आपसे मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2 तो आंसर क्या बनेगा? 18 ग्राम पर मोल। ये 2-3 बातें आप कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलो अभी आगे चलते हैं, मोल पर आते हैं लौट के। देखो बेटा टारगेट क्या था अपना इधर? मोल। मुझे लग रहा है चैप्टर थोड़ा जल्दी हो सकता है, अगले 35 मिनट के अंदर आपका ये मोल कंसेप्ट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी कंप्लीट हो सकती है। चलो ध्यान से सुनो क्या बेटा। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले देखो, जैसे 1 पेयर आप लिखते हो तो 1 पेयर कितने को इंडिकेट करता है? 2 को। जैसे 1 डजन कितने को बताता है? 1 डजन, तो वो लोग सर 12 को बताता है। तो जैसे 1 पेयर 2 को बताता है, 1 डजन 12 को बताता है, वैसे ही 1 मोल एक नंबर को बताता है Na को। और Na क्या होता है बेटा? N मतलब नंबर है, A मतलब एवोगैड्रो, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर, ओके। जिसकी वैल्यू कितना होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अप्रोक्सीमेशन में से हम 6 इंटू 10⁻23 लेते हैं, ओके। अब एक मोल के अंदर देखो, जैसे एक मोल डजन, मतलब मैंने बोला एक दर्जन केले तो 12 केले। अब एक दर्जन जिसका भी होगा तो 12 को बताएगा, समझो बात को। एक दर्जन हाथी तो कितने हाथी? 12 हाथी, ठीक। ऐसे ही एक मोल जब मैं लिख रहा हूँ तो एक मोल Na पार्टिकल को बताता है। वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई भी स्पीसीज हो सकती है, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, जैसे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आयंस हो सकते हैं, ओके। कोई भी हो सकता है Na पार्टिकल, समझो बात को बेटा, ओके। यहाँ तक कि कोई भी हाथी भी हो सकते हैं, सीधी बात, समझे। तो एक मोल इस नंबर को बताता है बस। अब यहाँ पर मोल के जो हमने फॉर्मूले बना रखे हैं, एक मोल की जो वैल्यू होती है उसके ब्याह पर मोल के 3 फॉर्मूले हैं। मोल के कितने फॉर्मूले बेटा? 3। टाइम कम है इसीलिए तीनों को डायरेक्ट बताता हूँ। पहला तो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मतलब क्या होता है? जो भी मास आपको दे रखा हो वो, एक चीज़ याद रहे लेकिन ये इन ग्राम होता है, ठीक है बेटा, और ये मोलर मास। एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 बेटा, ये लेकिन लिया जाता है एट STP, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक किसी गैस का एक मोल जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर लेते हैं, ओके बेटा। और एक फॉर्मूला होता है N/Na, ये वाला फॉर्मूला। N यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो एटम्स हो सकते हैं बेटा और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और Na वही अपना प्यारा एवोगैड्रो नंबर जो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मोल के 3 फॉर्मूले आपके रहते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों को हम आपस में इक्वल कर आके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जब भी कोई बात आ जाए, जब भी कोई मुसीबत आ जाए, तब मोल के यही फॉर्मूले आपस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 1 शॉट के अकॉर्डिंग है, लगभग 0 शॉट के अकॉर्डिंग है जो मैंने डिसाइड किया है, ठीक है। अदरवाइज इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते, थोड़ा और टाइम दे देते हैं, और कुछ नहीं होता, ठीक है। सारी चीज़ें बस इतनी ही है। देखो जब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं, कभी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, आपसे एटम्स पूछे जाते हैं, प्रोटॉन्स पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एटम्स निकालने का तरीका क्या होता है? एटम्स का तरीका होता है बेटा कि जो मोल आ जाए ना, मोल में Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक मोल में Na एटम्स होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स, और उसी में एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देना। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते हैं तब के केस में करते हैं हमेशा। अब आप बोलोगे सर ये एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी होती है बेटा नंबर ऑफ एटम्स, ओके, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला H2SO4, तो इसमें कितने हाइड्रोजन, 2, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल कितना बना, 7। यही इसकी एटोमिसिटी है। एटोमिसिटी समझ में आया नहीं आया? ओके, चलो देखो, जहाँ पर मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास की बात की थी, तो ये मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको समझाया नहीं कैसे निकालते हैं, बट मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे H2SO4, तो बड़ा आपको याद रखना पड़ेगा ये कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। इनके मास आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद 1 × 2 सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 × 4, टोटल करोगे तो 98 आएगा। अब आप बोलोगे सर हमें ये कितने मास याद करने हैं? देखो बेटा, वैसे तो इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, ठीक है, जो 20 तक तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए, ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि कभी कभार ना कुछ आगे से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि नीट का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें बेरियम का यूज हुआ और उसका मास 127 होता है। जैसे जिंक है, उसका मास 65 होता है, ये यूज हुए हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। सिल्वर 108 याद कर लेना, ठीक है। आयोडीन 127 याद कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्लोरीन 35.5 याद कर लेना। सल्फर 32 याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। सल्फर तो उधर भी आ चुका था अभी, ठीक है। आयरन का याद कर लो 56, ओके। और कॉपर याद कर लो 63.5। ये आप कम से कम एटलीस्ट याद कर लेना। ये एटॉमिक मास है बेटा, ओके। चलो अब आगे चलते हैं, नोट कर लेना आराम से वीडियो को रोक के आप लोग, ठीक है। और ये कोशिश करूँगा ये PDF में मैं नोट्सों के साथ, मतलब वीडियो के साथ, जो लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगा ना, उसके साथ मेंशन कर दूँगा, ठीक है बेटा। अभी हम मोल की बात कर रहे थे, तो मोल के कितने फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको बताए, देखो सबसे पहला 1 मोल इतने एवोगैड्रो नंबर को बताता है Na ये, और उसके अलावा मोल निकाले मास अपन मोलर मास, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। और ये N/Na, ये वाला फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया। PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा, ये भी याद कर लो। ये प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। R की यूनिट, ये 2 यूनिट है R की, ये दोनों याद रखना। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0.0821, ये 1/12 के इक्वल होती है लगभग, ये याद रखना, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। वैसे इसके लिए भी कुछ करते हैं हम, 25/3 लग देते हैं, 8.314 को 25/3, ये भी आप याद रख सकते हो। मोल का ये वाला फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले करा दिए मैंने, और एक ये वाला, मतलब ये बता दिया इतना पोर्शन, ठीक है। अभी बाकी के पोर्शन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा वैसे वैसे हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अभी सुनो ध्यान से, जो जो मैंने बता दिया वो। उसके बाद अब कुछ अगले पॉइंट्स आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो वही बनता है कि भाई यार मोल निकालना सिखाओ हमें पहले तो, ठीक है। किसके लिए? और मेरी नीट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं मोल वगैरह की बात नहीं कर रहा यहाँ पे आपसे। मोल निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ये टॉपिक कवर कराने के बाद। तो बेटा परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है कि मास ऑफ प्योर सब्सटेंस और मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100, ठीक है। मतलब कोई भी सैंपल आपने लिया तो उस सैंपल में कोई भी सब्सटेंस कितना % प्योर है, मतलब वो परसेंटेज प्योरिटी को बता रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने CaCO3 लिया, ठीक है, इधर समझो इधर। जैसे CaCO3 लिया आपने, कितना, 12 ग्राम। अब उसमें 9 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है, मतलब आपने सैंपल लिया था प्योर, पूरा सैंपल कितना है, इतना, ओके। और उसमें 9 ग्राम है ये, तो प्योरिटी कितनी आएगी भाई, जितना वो है एक्चुअल में, टोटल सैंपल कितना है इंटू 100, बस। ऐसे करके हम परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज ईल्ड के लिए क्या करते हैं बेटा, परसेंटेज ईल्ड के केस में थोड़ा सा चक्कर अलग चलता है इसका, वो क्या है उसे ध्यान से समझें। चलो बताता हूँ, देखो परसेंट ईल्ड में क्या होता है, जैसे एक्चुअल ईल्ड अपॉन थ्योरेटिकल ईल्ड इंटू 100 कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझें, वो देखो क्या, जैसे H2O 36 ग्राम थ्योरेटिकल, एक्चुअल ईल्ड कितनी है मान लो ये, तो आप क्या करोगे, एक्चुअल अपॉन ये इंटू 100। मैं आपको भी समझा देता हूँ उसको, परसेंट ईल्ड का क्या लॉजिक है। परसेंट ईल्ड की जो वैल्यू है ना, परसेंट ईल्ड की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 100 हो सकती है, ठीक है ना। परसेंट ईल्ड क्या हो सकती है, मतलब परसेंट ईल्ड एक्चुअल में बताती है कि रिएक्शन कितनी % होगी एक्चुअल में, सही बताऊँ तो। और दूसरा प्योरिटी ये बताती है किसी सब्सटेंस में कितने % एक्चुअल में वो कंपाउंड प्रेजेंट है, ओके। दो चीज़ें हैं। अब अगला टॉपिक आता है बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। मैं इधर इसकी तरफ जाऊँ क्या, आप लोग बताओ, चलें, चलते चलो।
देखो लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन क्या होता है बेटा? लिमिटिंग रीजन वो सब्सटेंस होता है जो कम्प्लीटली यूज्ड हो जाता है, यूज्ड ऑफ फर्स्ट एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का पता करते हैं और जो पहले खर्च हो जाता है उसे हम लिमिटिंग रीजन कहते हैं। लिमिटिंग रीजन का पता करने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, लिमिटिंग रीजन को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका, जैसे मान लो 2H2 और O2 चेंज इन H2O, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा। तो इसको पता करने का तरीका क्या है? देखो सुनो बेटा ध्यान से। जैसे मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन में 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 40 ग्राम ऑक्सीजन है। अब आप क्या करेंगे, जो मास आपको दे रखे हैं ना, इस मास के आप मोल बनाओ, पहले मास के क्या बनाओ? मोल। तो देखो फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था कितना? ये 4.0 था बेटा, ये 4.0, ठीक है। फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, अभी आपने पढ़ा मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो यहाँ पर 4/2 मतलब 2 मोल, अगला निकालोगे 40/32 करोगे तो 1.25 मोल आएंगे। अब आप समझो, ये जो वैल्यू आपको मिल गई, ये जो मोल आपको पता चले हैं, आप क्या करते हैं कि इन मोल्स को, ये जो वैल्यू आपको मिली है, इन मोल्स को हम डिवाइड करते हैं किससे? ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, जैसे ये देखो एक मिनट को, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है और यहाँ पर ऑप्शन का आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 है। कितना है यहाँ पर? 1। इससे डिवाइड किया जाता है, किससे? इस वाले नंबर से, ये 2 और ये 1। इससे इनके मोल को डिवाइड करो। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2, तो 2 को डिवाइड कर दो 1 से, और 1.25 को डिवाइड कर दो कितने से? सॉरी, इसको 2 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि H2 के आगे 2 लिखा है, इसे हम मोलार कोफिशिएंट बोलते हैं या स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और ऑक्सीजन को डिवाइड कर दो बेटा 1 से, इसे 1 से डिवाइड कर दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये कितनी आ गई? 1.25। तो अब जो छोटी वैल्यू आती है ना, जिसके लिए भी वैल्यू छोटी आती है, वही लिमिटिंग रीजन होता है। तो ऐसे इसको डिवाइड किया, H2 को भी डिवाइड किया, O2 को भी डिवाइड किया, लेकिन H2 के लिए वैल्यू आ गई 1, लेकिन O2 के लिए वैल्यू आई 1.25। इसीलिए यहाँ पर लिमिटिंग रीजन छोटी वैल्यू किसके लिए आ रही है? छोटी वैल्यू आ रही है ऑक्सीजन के लिए, इसीलिए ही ऑक्सीजन ही क्या बेटा? लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन वो होता है जो पहले खर्च हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ओके, अब अगला टॉपिक आता है, इधर चलो, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन होती क्या है वैसे बेटा? कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है बेटा एक्चुअल में सॉल्यूट के अमाउंट को बताने वाला टर्म, कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो उसमें भी हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे मोलारिटी। कौन सा टर्म बेटा? मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होते हैं उसे मोलारिटी कहा जाता है। ओके, जैसे आपने इतने NaCl लिया, वाटर में डिजोल्व किया, ओके, और इतने लीटर आपने सॉल्यूशन बनाया, आधा लीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? जैसे सबसे पहले ग्राम में जो NaCl का मोलर मास तो ये होता है, आपको पता होना चाहिए कैसे आया ये, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5 को ऐड करने के बाद। तो अब यहाँ पे आप इसके मोल बना दो, गिवन मास कितना है वो अपन मोलर मास, यहाँ से मोल आ गए और फॉर्मूला लगा दो। ये मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। ऐसी मोलारिटी क्या होती है बेटा? मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पर बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट आता है इन किलोग्राम, ठीक है ना। तो ऐसे इतने मोल दे रखे हैं, इतना मास है, तो मास जो दे रखा है ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम को लिया जाता है लीटर में, जो लीटर में ही गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले केस में। लेकिन यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मास किलोग्राम में लिया जाता है, तो इसे किलोग्राम में डिवाइड करके ही पुट किया गया यहाँ पर, याद रहे। अच्छा, इसे याद रखना, मोलारिटी को इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलारिटी को स्मॉल m से। एक क्वेश्चन ये बन जाता है बेटा, इनमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है? बेटा जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है ना, वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर मोलारिटी में टेम्परेचर आता है, ये टेम्परेचर वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। बट मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। इसीलिए जो मोलारिटी है ना, ये एक बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा होता है, तो आंसर मोलारिटी बनेगा। नॉर्मलिटी के केस में बेटा, नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम इसके बारे में, टॉपिक के बारे में कम बात करेंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में बात करूँगा ज़्यादातर रेडॉक्स के बारे में, तो अलग अलग टाइम नहीं दूंगा। अभी फ़िलहाल आप जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना समझ लें, ठीक है ना। वैसे इक्विवेलेंट क्या होते हैं वहीं पर इसे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। वैसे इक्विवेलेंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर होता है। अब एन फैक्टर डिपेंड ऑन एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या है और रिएक्शन में किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है एन फैक्टर। ओके बेटा, अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? किसी एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, तो कितना आएगा? 2/2 + 3
इस तरीके से निकालते हैं हम मोल फ्रैक्शन। ओके बेटा, जैसे परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है, ये मोलारिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, इन सब के फॉर्मूले लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनकी यूनिट लिखी हुई हैं। ठीक है, ये यूनिट आप एक नज़र देख लेना अच्छे से। ओके बेटा, हाँ एनसीईआरटी टेबल में कुछ एक्टो फैक्टो पिको माइक्रो करके दिया हुआ है, तो वो वाली टेबल भी बेटा आप लोग एक बार एक नज़र देख लेना। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। देखो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट या रिलेटिवली कैलकुलेशंस के बारे में बात करें यहाँ पर, तो देखो सुनो, ये जो नंबर आप यहाँ सामने देख रहे हैं इसी को स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक होमवर्क रहा आपके लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने भी आपको समझाया, परसेंटेज यील्ड वाला पॉइंट भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल, एक्चुअल का मतलब होता है बेटा एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये वाले पॉइंट सारे क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन आप फोटो ले लें इसका, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें एक, ये 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, ये अगर सॉल्व करने हैं आपको, ये और फिर ये 3 4 5 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको सॉल्व करने हैं। आंसर्स आपको पता है, ये आपका होमवर्क रहा है यहाँ से। वैसे आपको 15 क्वेश्चन से अप्रोक्स होमवर्क मिलने थे। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जिक्र किया सारी चीज़ों का, परसेंटेज प्योरिटी का। जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये वाले फॉर्मूले मैंने भी बताया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया। लिमिटिंग रीजेंट ही ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे जब ज़्यादा समझ में आएगा। ये परसेंटेज प्योरिटी का ये फॉर्मूला, ये 1 वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। मोलारिटी मोलारिटी, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला, ये मैंने भी बोले हैं आपको। ठीक है ना, ये सब आपने देख लिया अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डाउट हो आप मुझे बोल सकते हो वैसे। ठीक है, और ये मोल के छोटे छोटे फॉर्मूले फिर से वही जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपना जो टास्क है जो मेन, वो क्या था? मेन काम था ये PYQ कवर करना सारे। अब ना PYQ से बात करेंगे, PYQ को टाइम देंगे अच्छे से। देखो 1 घंटे में मैंने थ्योरी को कवर करवाया है, तो इतनी थ्योरी इनफ है। ठीक है, आप इतना कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चंस लगा लें। ठीक है, आप चाहो तो आपने थ्योरी का कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर ब्रेक ले सकते हो थोड़ा सा, 5-10 मिनट का। थ्योरी लिखने के बाद, रिवाइज करने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। कमर कस लो 1-1.5 घंटे के लिए और फिर से, और फिर 1 घंटे में पूरा ये ख़त्म कर दें सारे PYQ। लगभग 2 घंटे में हो जाएगा सब कुछ मैनेज अच्छे से। ओके बेटा, तो थोड़ा 5 मिनट में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बेटा देखो मैंने यहाँ पर आपको परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के बारे में थोड़ा कम एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन किया है, इस पर रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन जैसे ही आप लगाओगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर की यूनिट फोर्स के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि P फॉर्मूला होता है F/A। ओके, P F/A। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या है? न्यूटन, और इसका फॉर्मूला क्या है? मीटर। मतलब इसकी यूनिट अगर लिखने जाएँ तो आप लिखोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर क्या है? फोर्स, तो यूनिट आ गई न्यूटन, और वॉल्यूम तो पर मीटर क्यूब, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। ओके, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी मतलब वर्क भी बोल सकते हैं, जो कि FD के इक्वल होता है। F क्या होता है? न्यूटन, और यहाँ से सिर्फ मीटर। ओके, तो कुल मिलाकर के आंसर ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बनेगा इसका? B। मैंने आंसर को पहले ही रेड कलर से मार्क कर रखा है वैसे। अगला देखो, यहाँ पर 3 नॉन डिजिट, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, ये 0 काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर पूछे थे, आंसर 333 बनेगा। अगला, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबसन ऑफ द 28 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। अब 28 ग्राम ऑफ इथाइलिन, इधर समझो। देखो इथाइलिन, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? इथाइलिन लिखा है बेटा, इथाइलिन होता है C2H4। ठीक है ना, C2H4, और ये O2, और चेंजिंग कितना बेटा? चेंजिंग कितना बोलो? CO2 और H2O, ये रिएक्शन होती है आप जानते हो। यहाँ पर कितना लिखा है? 2, तो ये नंबर यहाँ आएगा, और यहाँ जितना लिखा है इसका आधा यहाँ आएगा। तो यहाँ पर कितना? 4, और ये कितना? 2, 6, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये 3। समझ पा रहे हो बात को? ओके, तो अब यहाँ पर ये 28 है kg, तो इसको डिवाइड कैसे करोगे? मतलब इसे सॉल्व कैसे करोगे? 2.8 kg इंटू, देखो आंसर किलोग्राम में ही आ रहा है हालांकि भले ही, लेकिन इसे ग्राम बनाना पड़ेगा मोल निकालने से पहले।
इसके मोल बनाओ। कार्बन का मास कितना, 12 इंटू 2 और +4 कर दो, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 28, इतने मोल। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए। 1 मोल के लिए कितना, 3 मोल, ठीक है ना। तो जितने मोल इसके आएंगे, इसका यहाँ से पॉइंट हटाओ, इतने 0 आएगा, एक इसे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आएंगे 100 मोल, ठीक है। O2 कितना चाहिए, इसका 3 गुना टोटल कंबंसन के लिए। आपसे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ही पूछी थी, कितनी होगी, समझ पा रहे हो बात को, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने मोल बनेंगे बेटा, 300 मोल, ठीक है ना। तो 300 इंटू, अब O2 का मास कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, बोलो, ऑक्सीजन का मास 32, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इतना बनेगा, इतने ग्राम आंसर बनेगा। क्यों, यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, जैसे ये मोल निकाला तो मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मास निकालना हो तो मोलर मास से मोल में मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना मास बन गया। ओके, किलोग्राम बनाओगे तो आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखो 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, मॉलिकुलर वेट दे रखा है O2 और SO2 का, दोनों की मॉलिकुलर वेट है, इतने मोल प्रेशर पर 1 लीटर O2 कंटेन इतना। देखो ये टेम्परेचर प्रेशर दे रखे हैं आपको, और आपसे कहा गया है कि 1 लीटर में O2 ने n मॉलिक्यूल कंटेन किए हैं, मतलब कोई वॉल्यूम है जिसके 1 लीटर में n कौन है, NO2, मतलब n मॉलिक्यूल ऑफ O2 है 1 लीटर में, ठीक है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 बता दो। SO2 के लिए अंडर सेम कंडीशन, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर SO2 का वॉल्यूम कितना बेटा, 2 लीटर, ठीक है ना। तो अगर 1 लीटर में इतना, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2 लीटर में इसका डबल हो जाएगा, 2n आंसर, समझ रहे हो नहीं। मतलब फॉर्मूला लगेगा V1/V2 = N1/N2, बस ये लगाना था इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इतने ग्राम वोलेटाइल गैस अपॉन द वेपराइजेशन इतने ml ऑफ द NTP वाट विल बी द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2। अब मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो कोई गैस ये दे रखी है और यहाँ वॉल्यूम भी पता है, तो आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पर। कौन कौन से फॉर्मूले लगाओगे, सिंपल डायरेक्टली कैसे कर सकते हो आप इसे, इतना मास दे रखा है तो 0.24 मास अपॉन मोलर मास mm मान लो। अब इजिकल्स टू कितना, 45 ml अपॉन कितना आएगा बेटा, NTP पर बोला है, तो यहाँ पर आप लगा दोगे 22,400, इतना, ठीक है। यहाँ से आप मोलर मास निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी ना उसे 2 से डिवाइड कर देना, वेपर डेंसिटी पता चल जाएगी, आंसर बनेगा ये। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करना, फिर मोलर मास निकालना है ना। तो मैंने मोल के 2 फॉर्मूले लगाए हैं, ये वॉल्यूम अपॉन 22.4 वाला वो फॉर्मूला है, बस वो लीटर से मैंने मिलीलीटर बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर में दे रखा था वॉल्यूम। ओके, दूसरा गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल के 2 फॉर्मूले लगाओ, इक्वल करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट ऑक्सीजन O2 मीजर्ड इतना ATM प्रेशर 1 लीटर प्रोपेन C3H8 कितना इसका 1 लीटर, ठीक है। जब 1 करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कितना बनेगा, 3 CO2 आएगा बेटा। जितने यहाँ कार्बन होते हैं उतने ही CO2 आते हैं, जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, तो 4H2O। तो यहाँ पर कितना, 3 6 और 4 10, मतलब 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि इधर जितने भी ऑक्सीजन काउंट किए जाते हैं उसके हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ। तो 1 लीटर के लिए 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, आंसर कितना बनेगा, 1 लीटर के लिए कितना बेटा, 1 लीटर के लिए 5, आंसर बेटा इसका गलत मार्क कर रखा है, आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर बनेगा ये 5 लीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इक्वल मास ऑफ द H2O2 एंड मीथेन हैव द टेकन वॉल्यूम इन V एट टेम्परेचर कितना है 27 इन आइडेंटिकल, ये सब भारी बातें बोल रखी हैं, इतना वॉल्यूम आपसे पूछा है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मीथेन दे रखे हैं और उनके मास का रेशियो, मतलब मास जो है वो इक्वल है, H2O2 और CH4, इनके मास क्या है बेटा, W। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, क्या करोगे, डिवाइड कर दो, कितने से, मास से। हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 32 और मीथेन का मास 16, इनका रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे तो 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आएगा 2। मतलब समझो बात को, आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा था,
अभी आपने देखो, अगर मास को मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मोल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का रेशियो, एक चीज़ देखो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो इसका मतलब वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो मास है उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, गिवन मास अपन मोलर मास से मोल का रेशियो निकाल दो, वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, तो आंसर बन गया। समझ में आया नहीं आया बेटा? ओके। नेक्स्ट अगला, बोरॉन हैज द इतने इतने आइसोटोप्स। देखो मैंने एवरेज एटॉमिक मास का वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया है, 2 क्वेश्चन मैं यहीं पर डिस्कस करूँगा, एक एवरेज एटॉमिक मास और एक एम्पेरिकल फार्मूला, दोनों की थ्योरी बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम समझेंगे। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास के लिए, किसके लिए, एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो भी नेचुरल अबंडेंस दे रखी होती है ना, जो भी परसेंटेज होती है उस परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो मास में, तो 10 इंटू 19 प्लस कितना 81 इंटू 11, 81 इंटू 11 डिवाइड हमेशा बेटा 100 से करते हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10.81। ओके, आंसर ये बनेगा। तो क्या करना है आपको, परसेंटेज इंटू मास, तो फॉर्मूला रहा एवरेज का क्या, A1 P1 प्लस A2 P2, और ऐसे ही और भी अगर आइसोटोप्स आ जाएँ तो वो भी आ जाएंगे, अपॉन 100, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइसोटोपिक कंपोजिशन दे रखा था, इतना इतना एंड इतना, आपसे पूछा था एवरेज वेट के बारे में, एवरेज एटॉमिक वेट। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये परसेंटेज कितनी है, 8, 2 और 90, तो जिसकी परसेंट ज़्यादा होती है ना, आंसर उसी के इक्वल होता है या उसी के पास आता है। अब यहाँ पर देखो आंसर कितना बनेगा इसका, 200, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा वही आंसर। अब आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो जो आप कैलकुलेट करोगे तो करोगे 200 इंटू 90 प्लस 8 इंटू ये कितना लिखा है 199 प्लस कितना बेटा 202 इंटू 2 करते अपॉन में कितना आता है 100। अब जब आप एवरेज को इसको जब सॉल्व करते हैं आप, तो वो वैल्यू आती है 200.08 समथिंग आती है। तो अब आप एक बात बताओ, इसका आंसर कितना बनेगा, 200 अप्रोक्सीमेशन लोगे तो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया, एक मिनट, ये 13 रह गया है, 13 देखो। नेक्स्ट अभी कौन सा क्वेश्चन सोल्व किया हमने, 9 किया है, तो 9 के बाद 10 आता है, इधर चलते हैं, चलो पहले इधर समझो। 1 CCN2O एट NTP कंटेन्स एटम्स, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है ना। आंसर ऑल ऑफ दी जाएगा, ध्यान से समझेंगे इसे। देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात 1 CC का मतलब क्या है, 1 ml, ओके, ठीक है। अब NTP पर आप फॉर्मूला जब लगाते हैं तो वॉल्यूम मोल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22,400 कर दो। देखो होता तो इतना है लीटर में, लेकिन मिली, जब वॉल्यूम लीटर में आता है, लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर है तो आप भी मिलीलीटर बना दो उसे, तो इसीलिए 22,400 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन इतना 22,400, ठीक है, इतने मोल आ गए। देखो रेड कलर से लिख देता हूँ, चलो, इतना मोल आ गए, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है बेटा, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल और एटम। सबसे पहली बात मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल देखो यहाँ मॉलिक्यूल है ना ये, तो इसका मतलब है कि जब आप इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। तो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, इतने और इंटू Na, और Na की वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप ये देखो ये वाली वैल्यू इतनी दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट एटम के लिए किसमें क्या करोगे, N2O में 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल एटम कितने हैं 3। तो इसी आंसर में 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 36, 18, 1.8 बनेगा, तो 1.8 आ रहा है। पावर एडजस्ट करोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 18 आएगा, आपको 1.8 लिखना है तो एक पावर कम कर दी है इसीलिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, या फिर इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है, ये भी करेक्ट आएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना, एक नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 नाइट्रोजन के लिए 2 इंटू 7 करोगे प्लस 8, 7 दूनी 14, 14 प्लस 8 आएगा, तो यहाँ से 22 बन जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन, ओके बेटा। तो इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से ये भी आंसर करेक्ट आ जाएगा, ओके। चेक कर लोगे, इसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, इसमें नहीं, यहाँ पर 3 हटा देना तब मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, समझ पा रहे बात को, ऐसे करके सॉल्व करना था। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने में ऑक्सीजन एटम बोले हैं,
देखो बेटा, जब भी आपसे एटम पूछे जाए ना तो फॉर्मूला एक ही लगाना डायरेक्ट, मोल इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, मतलब एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ओके, ये लगाना हमेशा। तो मोल कितने आएंगे इसके, गिवन मास अपन मोलर मास। तो CO2 का मास जब निकालोगे तो 44 आएगा, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 44, तो 44 आ गया। इंटू कितना कर दोगे बेटा, Na, और इंटू कितना एटम्स, ऑक्सीजन कितने इसमें 2 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा इधर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, समझ पा रहे हो नहीं? तो कितना बना यहाँ से, ये 2 से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है। तो देखो Na की वैल्यू कितना 6 पॉइंट जो भी है, मतलब 6 इंटू 10 पावर 23 इंटू 2/10 इतना बन रहा है। एक पावर इससे कम कर लो, ठीक है, एक पावर इससे कम कर लो तो कितना बनेगा ये 12 इंटू 10 पावर 23। इसमें एक पॉइंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना, तो 22 बन रहा था, तो 10 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू 1.2 बन जाएगी, और पावर एडजस्ट करोगे तो पावर फिर से वापस से 23 ही बन जाएगी। ओके, कर लोगे सॉल्व। CP/CV दे रखा है 1.4। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में से है, लेकिन मोल कंसेप्ट भी मिला रखा है इसमें। ओके, 1.4 वैल्यू जो होती है वो डाई एटॉमिक गैस के लिए होती है, डाई एटॉमिक गैस। ओके, तो एटोमिसिटी पता चल गई। अब आपसे क्या बोला है, इतनी गैस प्रेजेंट इतने लीटर वॉल्यूम, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, V/22.4, ये लगा दोगे तो 11.2/22.4 से पता चल गया कितना, आधा मोल आ गया। कितना मोल आ गया बेटा, हाफ मोल। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स, तो आप क्या करोगे, हाफ में, देखो एटम निकालने का फॉर्मूला यही होता है, मोल इंटू एन इंटू एटम्स, ठीक है। तो आप बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10 पावर 23 और इंटू कितना एटम, एटोमिसिटी कितनी, डाई एटम से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवोगाड्रो नंबर इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है बेटा। 13, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। बेटा जब भी ग्राम मॉलिक्यूल बोला जाता है इसका मतलब बेटा मोल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इन इतने CO, अब इसमें एक अकेला ही CO है, मतलब सॉरी एक ऑक्सीजन है, एक ही कार्बन है, इसका मतलब है इतने मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी मोल आएंगे वो मोल ऑक्सीजन के भी होंगे, सीधी बात ये। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब पहली बात मोल होता है, मैंने आपको अभी बताया था, ग्राम से के तुरंत बाद अगर मॉलिक्यूल आता है मतलब उसका मतलब मोल होता है, ठीक है ना। तो देखो 6.02 इंटू 10 पावर 24 में जब आप Na से डिवाइड करोगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 10 बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बनेगा यहाँ से 10, तो यहाँ पे 10 मोल आ गए। अब 10 मोल CO है, क्या पता चला आपको, 10 मोल CO। अब CO, अब एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मोल भी 10 ही आएंगे, तो 10 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा मोल होता है, ठीक है, गलती मत कर देना। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है 4.2 ग्राम ऑफ द N3 माइनस। कैसे करोगे भैया, देखो चिक 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 कर क्या रहे हो, सुनो, देखो N3 माइनस, अब नाइट्रोजन है यहाँ पर 3, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे बोलो, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन होता है 2,7, सॉरी 2,5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है इसका। अब इसके पास बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन एक माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आ गया बैलेंस सेल में, तो +1 कर दोगे, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि एक आयन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। बस क्या करना है, वही है, मोल निकालो, Na से मल्टीप्लाई करो, सारी चीज़ सेट करो, फॉर्मूला यही लगेगा, मोल इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन जो भी थे 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मोल की वैल्यू कितनी आएगी 4.2 अपॉन इसका जब मास निकालोगे तो 14×42 ही आएगा बेटा, 42 बनेगा, क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, ठीक है ना। तो 42 आ गया, और Na इंटू कितना बेटा 16, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो 0 आएगा, इस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.6 Na आंसर बनेगा इसका, क्योंकि आंसर C है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। पूरी नीट में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर मैं देखूँ तो पूरे जितने भी मैंने देखा है पिछले इतने सालों के क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूँ, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन ढंग की आई है, अदरवाइज कहीं पर भी कैलकुलेशन टफ नहीं है बेटा। देखो 1 लीटर ऑक्सीजन है, उसमें बोला है कंटेन 21% ऑक्सीजन, तो 1 लीटर का 21% निकाल दो तो इतने लीटर ऑक्सीजन आ गई। ये वॉल्यूम पता चल गया आपको, ये वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल पूछे हैं, क्या पूछा है, मोल। मोल निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, वही है सदा बाहर एक ही फॉर्मूला। स्टैंडर्ड कंडीशन में कौन सा होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम कितना था 21, 21/100/40
मतलब 24। जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा ये। ओके, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ये था थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट अगला बेटा, हीमोग्लोबिन कंटेन्स इतने % ऑफ आयरन बाय द वेट, द मॉलिकुलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली इतना द नंबर ऑफ द आयरन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। देखो वैसे तो इसका आंसर 4 याद रखना चाहिए हमें, फिर भी सुनो ध्यान से, ठीक है। वो क्या है, देखो हीमोग्लोबिन है, ये ले लिया आपने। अब इसमें आयरन की परसेंटेज दे रखी है, हमने मान लिया एक्स आयरन है, एक्स आयरन है। अब एक आयरन का मास कितना होता है बेटा, 56 होता है। कितना होता है, एक आयरन का मास 56। अब आपको बोला है कि जो x इंटू 56 है ना, ये वाला जो मास है वो 0.334% के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, x इंटू 5.6 अपॉन कितना 0.334। 1% में इतना मास आएगा पक्का, 1% में इतना, तो 100% में कितना मास आएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये वाला मास आपको दे रखा है कितना, 67200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है 4.008 समथिंग, तो आंसर इसीलिए 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और कैलकुलेशन बेस्ड था। यहाँ पर आपसे पूछा था कि कितने हीलियम के एटम होंगे, मैंने कहा x मान लेते हैं उनको। अब x इंटू 56 इतना मास आ गया उनका टोटल, लेकिन वो मास परसेंट में इतना दे रखा था, तो मैंने कहा भाई इतना परसेंट अगर इतने ग्राम के इक्वल है तो 1% इतने ग्राम के इक्वल हुआ, तो 100% इतने ग्राम के इक्वल होगा। और 100% मास आपको हीमोग्लोबिन का दे रखा था। नंबर ऑफ एटम इतने ग्राम अमोनिया में, अरे यार ये 4.25 ग्राम वाला केस। देखो बेटा, यहाँ पर अमोनिया का मास कितना होता है, ये 17, तो 17 से डिवाइड कर दोगे इसे, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा बेटा 1/4 मोल आएंगे। आपसे पूछा क्या है, एटम। एटम निकालने का फॉर्मूला वही है बेटा, N इंटू Na इंटू ए, मतलब एटोमिसिटी। तो N कितने आए यहाँ पर, N कितने हैं, मतलब स्मॉल n है यहाँ पर, ये स्मॉल n कितना है 1/4 मोल है। Na से मल्टीप्लाई करोगे और एटोमिसिटी, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आंसर Na, मतलब 6 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट अगला, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज इतना सेंटीमीटर पर ग्राम। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा 1 डेंसिटी। क्या होता है, 1 डेंसिटी, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ से डेंसिटी निकालनी हो ना, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, 1 कितना 6.02 इंटू 10⁻⁻²। तो आपको ये डेंसिटी पता चल जाएगी। अगला बोला था आपने सिलेंड्रिकल। अब सिलेंडर तो बेटा ऐसा बनता है, ठीक है ना। और सिलेंडर का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या आता है, πr²h। अब देखो पाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर रेडियस दे रखी थी आपको, रेडियस दे रखी थी कितना 7 एंगस्ट्रॉम। तो 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इंटू एच कितना दे रखा बेटा 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 इंटू 10⁻⁻10 इतना। तो ये पाई की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पर 3.14। तो ये आपको वॉल्यूम पता चल गया। आपसे पूछा था मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकालना है आपको, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आप जो निकालने जा रहे हो आंसर, वो आंसर निकाल रहे हो आप एक मॉलिक्यूल का। और आपसे पूछा है यहाँ पर मोल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पर मोल की, इसीलिए N से मल्टीप्लाई होगा 1000 से डिवाइड, क्योंकि आंसर ग्राम में आएगा, किलोग्राम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ग्राम में दे रखी थी। 2 स्टेप आपको और चलने पड़ेंगे। तो कितना करना पड़ेगा आपको, जैसे मास निकालोगे तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम आएगा। सबसे पहली बात, मास आप निकाल रहे हो पर मोल, तो Na से मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से डिवाइड। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर बनेगा ये। ओके बेटा, ये कैलकुलेशन के बेस पर दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल बेटा उसी के पास होते हैं जिसके पास मैक्सिमम मोल होते हैं। जब इसके मोल निकालोगे तो आएगा 7/28, इसके पास निकालोगे तो 16 समथिंग आएगा, यहाँ निकालोगे तो 2/2 आएगा, तो इसीलिए बन जाएगा 1। और 1 से ज़्यादा मोल किसी के पास आएंगे नहीं। आप क्रॉस चेक करके देख लेना, फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास ही लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने सबसे ज़्यादा सॉल्व किया अपनी लाइफ में, मतलब आंसर याद है मुझे इसका 40-30, ठीक है। मतलब कितनी टाइम्स सॉल्व किया होगा पता नहीं, अनगिनत टाइम्स। ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, इधर आ जाओ पहले 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं आपसे। मॉलिक्यूल मैंने कहा था मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो आप मोल निकाल लेना। जब आप यहाँ पर मोल निकालोगे तो ये आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी 15/22.4, क्योंकि STP है। यहाँ पर कितना 5/22.4, ये तो 15 से छोटा ही होगा, तो इसे तो हटा ही दो, मैक्सिमम पूछा था। अब यहाँ पर कितना आएगा बेटा 0.5/2, यहाँ ग्राम दे रखा है इसीलिए यहाँ लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये बनेगा 1/4, मतलब आंसर बनेगा 0.25। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10/32, क्योंकि इसका मास 32 आता है, ठीक है ना।
तो कितना बनेगा 8 अपॉन कितना, सॉरी 5 अपॉन कितना 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो 0.33 समथिंग आएगी, इससे कुछ ज़्यादा। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना तो ये वाली वैल्यू 0.5 समथिंग आती है, मतलब 5 से भी ज़्यादा आएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू अगर बड़ी आ रही है जो कि 0.5 से ये वाली वैल्यू छोटी आती है तो आंसर ये बनेगा इसका। नेक्स्ट अगला है इतने मोल ट्राई एटॉमिक गैस नंबर ऑफ एटम्स। एटम के लिए तो एक ही फॉर्मूला है N इंटू एन इंटू ए मतलब एटोमिसिटी। एन नंबर ऑफ मोल, मोल कितना है बेटा 0.1 दे रखा है सबसे पहली बात। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 से मल्टीप्लाई, और एन ए मतलब एटोमिसिटी 3 दे रखी है। एन ए की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ जल्दबाजी मत करना, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू मत पुट करना यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है आपको। जब आप इसका देखो पॉइंट से 1 0 कम हो जाएगी यहाँ पर सबसे पहली बात। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 36.18 कितना 6 आएगा इंटू 10⁻22। फिर से एडजस्ट करोगे पावर को तो कितना बनेगा 1.806 इंटू 10⁻23 हो जाएगा वापस से, ठीक है ना। तो आंसर बी बनेगा। अब यहाँ पे कुछ गलती क्या कर सकते थे बच्चे कि एन ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली ये वाली अगर वैल्यू पुट कर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो एक चीज़ याद रखना कि अप्रोक्सीमेशन बेटा तभी लगाना जब वैल्यू आपको गिवन ना हो, ठीक है ना। आंसर डी भी करेक्ट था बट अप्रोक्सीमेशन में ये एग्जैक्ट करेक्ट है। ओके नेक्स्ट अगला विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। मॉलिक्यूल पूछ रहा है मतलब मोल निकालो। जब आप इसमें मोल निकालेंगे तो 44/44 आएगा, इसमें 8/2 आएगा। भाई गिवन मास अपन मोलर मास लगा रहा हूँ मैं, 48/48 आएगा, इसमें 64/64 आएगा। लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है, बाकी जगह 1 आ रहा है, तो आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ द कंटेंट्स। देखो सुनो मेरी बात, पीएचडी करने की नीड नहीं है, जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग करना है, सीधी बात ये है सबसे पहली बात। मैक्सिमम सॉरी अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेस रेशियो इतना। अब H2O2 का जो रेशियो है, H2 और O2 इसका जो रेशियो है 1:4 है। आपसे पूछा है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो का मतलब होता है बेटा मोल का रेशियो। तो इसके मोल बना दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसे 32 से डिवाइड कर दो। भाई O2 का मास 32 होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1/8 चौका 32, 8 आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा। तो पूरे में 8 से मल्टीप्लाई, जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 4:1। तो आंसर डी बनेगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ क्या है बेटा, नेक्स्ट अगला है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मैंने क्या कहता आपसे मोल निकाल लो, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर 18 मोल दे रखा है ऑप्शन सी में, बाकी किसी में 18 मोल नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो 1.8/18 आएगा, इस केस में कितना आएगा 18/18 आएगा। अभी इस केस में तो मॉलिक्यूल दे रखे हैं यार, ये तो बहुत ही कम है। ओके तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पर आएंगे, सी में, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो 18 इंटू एन और करोगे, समझ पा रहे हो नहीं, इसमें 1 इंटू एन आएगा, इसमें 0.1 इंटू एन आएगा, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू तो यही आएगी ना सी। नेक्स्ट एवोगैड्रो नंबर इतना चेंज। देखो एवोगैड्रो नंबर को जब चेंज करते हैं तो रेशियो नहीं बदला करता, और डेफिनेशन ऑफ द मास ये भी एक रेशियो होता है तो ये भी नहीं बदलेगा। तो मास ऑफ द 1 मोल ऑफ कार्बन ये बदलेगा। ओके बेटा एन ए को चेंज किया इतने से इतना, तो क्या बदला, रेशियो नहीं बदले, कौन बदला, एग्जैक्ट वैल्यू। ओके तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन बदल जाएगा। अच्छा सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, x/2 और x3/2 दो कंपाउंड ये बनाते हैं बेटा। तब आपसे क्या बोला है कि इतने मोल x/2 के 10 ग्राम के इक्वल है, इतने मोल इसके जो है वो 9 ग्राम के इक्वल है, मतलब 9 ग्राम। तब आपको बोला है कि x और y के जो मास है वो बता दें। देखो सुनो मेरी बात, कैसे करना था इस क्वेश्चन को, एक मिनट। देखो मोल निकालने का फॉर्मूला अपने पास तो सदाबहार एक ही है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल कितने दे रखे हैं 0.1, पहले केस में 0.1 मोल दे रखे हैं। देखो x/2 के केस में x का मास जो है ना वो x का मास x मान लो, y का जो मास है वो y मान लो, स्मॉल y, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ मास अपॉन मोलर मास, तो मास दे रखा है 10, मोलर मास कितना आएगा इसका x + 2y। नेक्स्ट अगले वाले केस में जब बनाओगे यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ, ये वाली वैल्यू 1/10, तो यहाँ से x + 2y की जो वैल्यू है ना बेटा वो 100 आएगी। अगले केस में जब इक्वेशन बनाओगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ, मोल इज टू गिवन मास अपन मोलर मास। जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मास कितना बेटा यहाँ पर दे रखा है आपको 9, मोलर मास कितना आएगा यहाँ पर आएगा 3x और 2y, और ये मोल कितने दे रखे हैं आपको, मोल दे रखे हैं 0.05। देखो 0.05 की जो वैल्यू है ना इसे लिख सकते हो 100, अगर डेसिमल हटाओगे तो इतना आएगा 100, इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/20 बनता है, तो यहाँ पर 1/20 आएगा। तो यहाँ से 3x + 2y की जो वैल्यू है ना बेटा वो 180 आएगी। जब इन दोनों कैलकुलेशनों को सॉल्व करेंगे कितना है 3x + 2y = 180, और दूसरा है x + 2y = 100। माइनस कर दो, ये माइनस जैसे करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x = 80 आएगा, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू 40 एक ही ऑप्शन में दे रखी है, बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो बाई की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अला इन केस ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम, मैंने कहा था मॉलिक्यूल बेटा वहीं ज़्यादा होते हैं जहाँ मोल ज़्यादा होते हैं, यहाँ मोल निकालोगे तो कितना आएगा 18 ml। वाटर के केस में याद रखना बेटा 1 ml जो है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है इन केस ऑफ वाटर, स्पेशली ये याद कर लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका डेंसिटी जो है वाटर की वो 1 ग्राम पर ml होती है अप्रोक्स में। तो इसका मतलब है कि वाटर का जो 1 ग्राम है वो 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो जब इसका मोल निकालोगे तो इसका 1 मोल आएगा बेटा, ओके। जब इसके मोल निकालोगे तो 0.001 आएंगे, 0.01। यहाँ पर तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0.0000001 मोल आएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ निकालोगे जिस -3 ऑलरेडी बहुत छोटा मोल है, तो यहाँ पर मोल जिसके ज़्यादा उसी के पास मॉलिक्यूल ज़्यादा। नेक्स्ट अगला क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो जब आप एटम्स निकालते हो तो एटम्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया कि n इंटू एन इंटू ए करते हैं एटोमिसिटी। अब देखो यहाँ पर एटोमिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एटोमिसिटी क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो यहाँ एटोमिसिटी 2 आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सब में एटोमिसिटी तो 1 है ना। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर एटोमिसिटी इंटू मोल, एन ए तो हटा ही दो, ठीक है ना, और मोल में भी मास इक्वल है, क्या हो जाए, मास इक्वल है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, सभी का मास इक्वल है। तो देखो अगर सभी का मास इक्वल है तो मोल के बारे में सोचो, देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन मोलर मास होता है, ठीक है बेटा। अब जिसका मास अगर सभी का इक्वल है तो जिसका मोलर मास कम होगा उसके मोल ज़्यादा होंगे, तो सबसे कम मास इसी का है, सबसे कम मास इसी का है। तो इसके मोल जब आएंगे तो वो आएंगे 1/7, और इसके मोल कितने आएंगे 1/16। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना आएगा 1/108, यहाँ पर कितना आएगा 1/24। तो जिनके मास ज़्यादा वो तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। यहाँ पर एक बार चेक करके देख लो, ये 1/8 आ रहा है, ये 1/7 आ रहा है, तो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1/7 बड़ी है या 1/8? आप बोलोगे सर ये बड़ी वैल्यू है, तो आंसर डी ही बनेगा इसका, समझ पा रहे हो नहीं। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स पूछे, जहाँ मोल ज़्यादा वहाँ एटम भी ज़्यादा होते हैं बेटा, ठीक है। तो 4 मोल दे रखे हैं यहाँ पर कितना 4U का मतलब क्या बेटा, एक हीलियम एटम का मास होता है ये, तो 4 यूनिफाइड मास, जैसे हम 4 AMU भी बोलते हैं, ओके। अगला 4 ग्राम है, 4 ग्राम को डिवाइड करोगे 4 से तो बेटा ये तो ये 1 ही बनेगा, तो यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने दे रखे हैं 4 मोल, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो भी ये भी बहुत छोटे मोल ही आएंगे, तो कुल मिला करके आंसर कितना बनेगा इसका बेटा 4 मोल, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मोल, वहीं पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अगला है चूज द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं आपसे। अब इक्वल नंबर ऑफ एटम जब आप निकालोगे तो मैंने एटम के लिए मैंने क्या कहा था बेटा, एटम है तो मतलब मोल इंटू क्या लगाते हो हम फॉर्मूला, देखो एन ए से तो हर जगह मल्टीप्लाई होना है, तो एन ए को तो क्रॉस कर चेक करने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, देखो गिवन मास अपन मोलर मास, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो मोल मिलेंगे, तो जो कि 2 मिलेंगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितने मोल मिलेंगे बताओ, 4 × 24, तो 4 × 24 तो 4 मोल मिलेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर कितने मिलेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 4 पर 9 4 × 24, तो यहाँ 6 मोल आएंगे। यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएंगे, यहाँ पर बेटा 6 मोल आएंगे। इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 0 तो ये रहेगा, 22 से कितना, भाई देखो ये इतना है, डिवाइडेड बाई इतना करोगे तो इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ऊपर आ गया 10/2 मतलब 5 मोल, तो यहाँ पे कितने मोल आ गए बेटा 5। अब ये तो मोल पता चल गया, आपसे पूछे क्या थे एटम, तो एटम निकालने के लिए क्या करते हैं मोल, एटम निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, ओके। तो इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, ये जो नंबर आपके पास आया है उसमें Na से मल्टीप्लाई नहीं, एटोमिसिटी देखो, इसमें एटोमिसिटी कितनी है, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन, तो 3 और 1 4 और 2 6, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा 12, ठीक है। यहाँ 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट अगला सोडियम 1 ऑक्सीजन और ये, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 18, यहाँ पर कितना है 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 बनेगा ये 12, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितना 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आया 15। तो इक्वल आपसे पूछा था करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन, मतलब कौन कौन है जो इक्वल नंबर ऑफ एटम रखते हैं। तो यहाँ पर जहाँ 12 आया है, 12 कहाँ पे आया था, 12 इस केस में आ रहा था, 12 पहले केस में आ रहा था, मतलब ए और बी दोनों में आया है, और फिर 12 जो है वो डी के केस में आया है, तो आंसर ये बनेगा AVD, ओके बेटा। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला है सीधा मोल का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सब लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट अगला था 31 को थोड़ा सा मैं ऐसे ही रखूँगा
क्योंकि कुछ क्वेश्चन इधर लिखा है, कुछ इधर लिखा है। आपसे पूछा विच ऑफ द फर्टिलाइजर हैज़ द हाईएस्ट एट नाइट्रोजन परसेंट, हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंट। अब देखो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। नेक्स्ट कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला होता है CaCN होल ट्वाइस। नेक्स्ट यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH2, ठीक है। और अमोनियम नाइट्रेट को लिखोगे आप अमोनियम नाइट्रेट NO3, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पर देखो हर एक जगह दो दो नाइट्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन इसमें भी है, 2 नाइट्रोजन इसमें भी है, 2 नाइट्रोजन। आपसे पूछा गया है हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंट। परसेंट कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का तरीका है, नाइट्रोजन का मास आएगा 2 नाइट्रोजन का अपॉन टोटल मास आएगा, टोटल मास, ठीक है, और इंटू 100 करते हैं। भाई जिसका भी मास परसेंट निकालना होता है ना, उसी का मास हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, बाकी नॉमिनेटर में, और इंटू 100। ओके, तो अब यहाँ पर तो नाइट्रोजन से तो 2 नाइट्रोजन तो सभी जगह आ रही है, तो टोटल मास देख लो भाई, जिसके भाई टोटल मास जिसका सबसे कम होगा उसमें परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो जब इसका मास निकालो तो सबसे कम मास इसका आता है यूरिया का। ओके बेटा, तो आंसर ये बनता है यूरिया। तो टोटल मास इसका जो है, मोलर मास इसका कम है, मोलर मास कम है, इसीलिए ऐसा हुआ है। नेक्स्ट अगला सेलेनियम दे रखा है, ठीक है। और सेलेनियम में आपको क्या बोला बेटा, आपसे ये कहा गया है इसमें के पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम दे रखा है 0.5%। एक हीमोग्लोबिन में इस टाइप का क्वेश्चन आप अभी करके आ रहे हो, ठीक है ना। वेट इतना दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ वेट पूछा है आपसे, मतलब पेरोक्सीडेज एंजाइम है कोई, एनहाइड्रस एंजाइम। अब इस एंजाइम में आपसे कहा है इसका मिनिमम वेट बताओ। देखो मिनिमम वेट का जो लॉजिक जब भी कभी आ जाता है ना, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि जिस भी एटम के बारे में बात हो रही है वो एक अकेला तो कम से कम रहा होगा, पक्का। वही एक अकेला का मतलब है कि जो 78.4% है, और सॉरी मास जो है वो आधे परसेंट के इक्वल है। 0.5 का मतलब है आधा परसेंट, आधा परसेंट इतना है, तो 1% कितने के इक्वल आएगा, आप बोलोगे सर 78.4 इंटू 2 कर दो। तो अगर 1% इतने के इक्वल है तो 100% कितना आएगा, 78.4 इंटू 2 इंटू 100 कर देंगे। तो ये जो कैलकुलेट करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, नहीं? तो आपसे क्या पूछा था, मिनिमम वेट पूछा है। ओके बेटा, 1 मिनट आप इसकी ना कैलकुलेशन चेक करना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, ये वाला डेसिमल शायद मुश्किल आएगा, ठीक है। चेक कर लोगे, कर लेना कैलकुलेशन चेक। ओके चलो, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू कैसे हो सकती है, समझो बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्या दे रखा बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखो कार्बन की परसेंटेज पता है, हाइड्रोजन की परसेंटेज पता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन हो, इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जिक्र किया जाए, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो टोटल परसेंटेज है वो 100 के इक्वल है या नहीं है। मतलब कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, इनका टोटल 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब पक्का इसमें ऑक्सीजन छुपा हुआ है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन की परसेंट निकालोगे आप कितना करके, आप 100 में से माइनस कर दोगे परसेंटेज ऑक्सीजन के लिए कितना, 38.71 और माइनस 9.67। ओके, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, ये 100 माइनस जो भी आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मैं आपको मेथड बता देता हूँ पूरा करते कैसे हैं। ये कर लिया आपने, उसके बाद जैसे ही आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेंगे, ऑक्सीजन की परसेंट निकालने के बाद एक चीज़ समझ लो, देखो ये मास परसेंट होती है, मतलब इसका मतलब है मास, मतलब कार्बन का मास आपको पता चल गया 38.71, हाइड्रोजन का मास पता चल गया 9.67, और ऑक्सीजन का मास भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास आप निकाल लोगे यहाँ से। अब मास अगर बेटा आपको पता है तो मास में मोलर मास से डिवाइड करके क्या पता चल जाता है बेटा, मोल। उन्हीं मोल का रेशियो निकालना, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालोगे कैसे, जब आप मोल निकालोगे ना, तो सबसे छोटे मोल जिसके भी आएंगे ना, उससे डिवाइड कर देना बाकी के सभी के मोल्स को। बाकी के सभी मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन के मोल सबसे छोटे आ गए या कार्बन के मोल सबसे छोटे आ गए, तो जिसके भी मोल्स की वैल्यू सबसे कम होती है उनसे सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो सबको जब वापस से डिवाइड करोगे तो आंसर इसका सी बन के आएगा, मतलब उनका जब फिर रेशियो निकालोगे तो आंसर सी आएगा। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 78% बाई वेट। मैंने आपको बोला बाई वेट बात कर रहे हैं, इसका मतलब 78 ग्राम बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कार्बन रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग हाइड्रोजन है, वही सेम कंसेप्ट जो अभी यहाँ लगाया है, ठीक है ना। कार्बन के मोल निकालो 78/12 करके, हाइड्रोजन के मोल निकालो कितना आएंगे 22/1, ठीक है। फिर उसके बाद जो छोटी वैल्यू आएगी उस छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। जब दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो निकल करके आएगा वही आपका क्या बोला जाएगा, मतलब जैसे मान लो इसके सामने आ गया 1, यहाँ आ गया सपोज 3.3 समथिंग आता है, ठीक है ना। बाद में मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी आती है,
ये वाली वैल्यू 22 जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू आएगी कार्बन के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये छोटी वैल्यू से ना 78.12 से, और इसको भी डिवाइड कर दो 78/12 से दोबारा ऐसे करके, तो ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू 3.32 समथिंग आती है, तो इसको हम लगभग 3 पकड़ते हैं। तो C के सामने कितना लिखा आ रहा है 1, H के सामने कितना लिखा रहा है 3, तो ये बन गया CH3। तो बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो मैंने थ्योरी में कहीं पर भी इंपेरिकल फॉर्मूला का जिक्र नहीं किया था। इंपेरिकल फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। देखो इंपेरिकल फार्मूला मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे बेटा मान लो C6H6 है, या CH ले लो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो C6H6 बनेगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2H2 बनेगा। अब इसको बोलते हैं एसिटिलीन, इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन। ये आप जानते हो, ये बेंजीन है और ये एसिटाइलिन है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन ये CH का है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो इसका मतलब है कि इंपेरिकल फॉर्मूला में जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देता है कि एग्जैक्ट कितने एटम कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, हमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट होंगे ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है कितने प्रेजेंट होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो सेम है, हिंट दे देता हूँ कर लेना। 32% एक्स दे रखा है, ठीक है, सॉरी एक्स में ए दे रखा है इतना, और बी दे रखा है इतना, और सी दे रखा है बाकी का बचा हुआ। तो बाकी का बचा हुआ कितना आएगा भाई, 32 और 20 52 ऐड कर दोगे तो 48% आ जाएगा। तो कार्बन सॉरी जो सी दे रखा है वो 48% है। मैंने बोला बेटा परसेंट का मतलब मास होता है, तो ए बी और सी इनके मास कितना है, ये 32 है, ये 20 है, और ये 48 है। बट मैं तो टाइम की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं बाकी कुछ नहीं है इसमें। 64 से डिवाइड कर दो, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल है इसीलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 16 48 16 32 तो 3/2 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, छोटी वाली वैल्यू तो 1 आ रही है। तो यहाँ पर जो आंसर बना वो ABC 3/2 आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हमेशा इंटीजर वैल्यू रखते हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 से। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, एक मिनट, 16 48 16 32 3.2 1.5 ही आया, ठीक है। ओके 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 ओके, आंसर इसका ABC 3 कैसे लगा दिया, 48 आ रहा है ना ये, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई थी यार। एक मिनट, ये 32 64 ठीक है, 20/40 ये भी ठीक है, 1/2 हाँ बेटा यहाँ 1/2 आ रहा था, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ABC3 बनेगा, ABC3 आंसर भी बनेगा इसका। ओके बेटा, चलो 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 36 आगे चलते हैं, टाइम कम है। वेपर डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, इन ग्राम पर लीटर विल बी, नहीं ओनली डेंसिटी बोलिए, नॉट वेपर डेंसिटी। क्या बोला है बेटा, डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बोलते तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये ठीक है ना। कर लो कैलकुलेट, कैसे करोगे, देखो बेटा CCl4 बोला है आपसे, क्या बोला है बेटा आपसे, ये CCl4, और अब CCl4 का जो मास है वो कितना आएगा, कार्बन 12 35.5 होता है, और इंटू कितना कर दोगे 4, तो ये आपको मोलार मास पता चल गया। क्या पता चल गया बेटा, मोलार मास, ठीक है, क्या पता चल गया, मोलार मास। अब आप बोलोगे सर क्या बात करो, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको निकालना क्या है, डेंसिटी निकालनी है, तो पहले फॉर्मूला लगाओ मास अपॉन मोलर मास। ओके, देखो यहाँ ग्राम पर ml की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 1 मोल को पकड़ेंगे, और 1 मोल का मास कितना होता है बेटा, 1 मोल का मास कितना होता है, और सॉरी वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 22.4 ओके। 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 22.4 होता है, ठीक है ना। STP पर बोला है ना उसने, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 1 मोल पकड़ लेंगे, तो आपको जो वेट पता चल जाएगा वो कितना आएगा, वेट की ज़रूरत ही नहीं है, एक मिनट, डेंसिटी है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। ग्राम पर ml पूछा है, वेपर इन ग्राम पर ml, वेपर नियरेस्ट पूछा आंसर, ठीक है। STP पर बोला है, तो STP तो मतलब 1 ml हो गया, ठीक है, मतलब 1 मोल में पकड़ सकता था STP पर। कुछ गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में, एक मिनट, नियरेस्ट आंसर निकालना है, मोलर मास आपने निकाल लिया, ठीक है ना, मोलर मास आपको पता है। तो देखो डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
तो मोलर वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पर 22.4 लेंगे, ठीक है बेटा। और मास कितना है आपके पास, मास यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको 22.4 से डिवाइड करोगे तो आंसर ये बनेगा। ओके, मतलब डेंसिटी नहीं, यहाँ पर ये मोलार डेंसिटी बोली जा सकती है। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, जिंक रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस इतने ml ऑफ द H2 STP। आपसे जिंक पूछा है कितना रिक्वायर्ड होगा। देखो बेटा, जब जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है, ये बेसिक क्लास 10th क्लास की रिएक्शन है, ZnSO4 बनता है और H2। अब आपको हाइड्रोजन कितना दे रखा है, इतने ml। ओके, तो इसको जब आप 22,400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेंगे, 1/100 मोल बन करके आएंगे। कितने, 1/100 मोल। अब हाइड्रोजन के मोल पता चल गए 1 से 1, मतलब जिंक के भी उतने ही मोल रिक्वायर्ड होंगे जितना हाइड्रोजन के। जिंक का 1 मोल कितना होता है, Zn का 1 मोल। 1 मोल का मतलब है मोलर मास। 1 मोल मतलब क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका, 65, ठीक है। तो 1 मोल का मास इतना, तो 1/100, 1/100 का कितना आएगा, 100 से डिवाइड कर दो, मास कितना आ जाएगा, 0.65 आंसर बनेगा, इतने ग्राम, ठीक है। 37 कहाँ है आंसर इसका, 37 आंसर सी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 38 देखो, इन द रिएक्शन इतना 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 1 मोल ऑफ द अमोनिया 1 मोल ऑफ द H2 और मेड ऑफ द रिएक्ट कंप्लीट का, सॉरी कंप्लीशन लिखा है, मतलब रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है तो क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पर अमोनिया के 4 मोल से ऑक्सीजन के 5 मोल रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसका भी आपको 1 मोल दिया है, इसका भी 1 मोल दिया है, तो इसके जब 4 से 5 है तो ये ज़्यादा खर्च हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, वो जल्दी खर्च होगा, जल्दी खर्च होगा, वही लिमिटिंग एजेंट होता है, इसीलिए वही खर्च हो जाएगा। तो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या था, वॉल्यूम ऑफ द CO2 ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन इतने ग्राम BaCO3। ये जो है ये इसी की बात कर रहा था मैं, BaCO3। तो यहाँ पर जो बेरियम है ना 137 होता है इसका एटॉमिक मास, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 3, तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे जब इसको ब्रेक करोगे तो कितना बनेगा, BaO और CO2। तो इसको क्या करेंगे आप, जितना ग्राम आपको दे रखा है, कितना है ये आपको दे रखा है 9.83 ग्राम, ये वाली वैल्यू आ रही है मोलर मास। इस मोलर मास से आप डिवाइड कर देना, तो जितने मोल आपको यहाँ से मिलेंगे, आपको और से देखो यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 लिखा है, इसका मतलब है इतनी मोल क्या मिलेंगे आपको, इतनी मोल ऑफ CO2 पता चल जाएंगे। और CO2 के मोल पता चल जाएंगे तो क्या करना, मोल में मोल जो भी मिला उसमें 44 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, पूछा क्या आपसे, लीटर वॉल्यूम पूछा है, तो मोल पता चल गया, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देना, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम निकालना है, मोल यहाँ से पता चल गया आपको, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके, तो अब आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मोलारिटी लिक्विड HCl डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको पता है, मोलारिटी पूछी है। अब देखो मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी अगर हमें समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। हम मोलारिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी होती है मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये तो पर ml में इतने ग्राम दे रखा है, तो अगर सॉरी cc दे रखा है, cc का मतलब होता है बेटा ml, ठीक है, 1 ml, 1 cc मतलब 1 ml। तो इसका मतलब है कि 1 ml का जो मास है वो कितना है, 1.17 ग्राम। तो 1 ml का मास अगर इतना है तो 1000 ml का मास कितना आएगा, आप बोलो सर 1000 से मल्टीप्लाई, 1170 इतने ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम आ गया। और यही तो 1 लीटर होता है, 1 लीटर का मास इतना आ गया। 1 लीटर में इतने HCl प्रेजेंट है, तो आपको क्या निकालना है, मोलारिटी। तो क्या करोगे, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो मैंने 1 कर ही दिया, तो बस आप मोल निकाल लो, जो भी मोल आएगा वही आंसर। HCl का मास कितना होता है, H का 1 और क्लोरीन 35.5, तो उसको 36.5 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आ जाए वही आंसर है, क्योंकि मोल ही क्या है, मोल ही मोलारिटी है अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो तो। नेक्स्ट अगला है मास ऑफ द कार्बन। मास ऑफ द कार्बन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपसे कार्बन का मास आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, इस रिएक्शन में ये जो आप देख रहे हैं इसमें मतलब बॉक्साइड बोला गया है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, बॉक्साइड। तो आपको अगर रिएक्शन पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो जब हम ये वाला जब प्रोसेस कराते हैं हॉल प्रोसेस, तो हॉल प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो Al2O3 और इसके 2 मोल कार्बन के 3 मोल से रिएक्ट करके 4 मोल एल्यूमिनियम बनाते हैं और 3 मोल CO2, बस इतनी सी कहानी है इसमें। इसका मतलब है, देखो ध्यान से समझो कि एल्यूमिनियम के कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पर आपके, एल्यूमिनियम के
प्रोडक्शन ऑफ इतने किलोग्राम दे रखा है 227, मतलब ये दे रखा है आपको 270 kg, इतना प्रोडक्शन हो तो उसके लिए कार्बन का खर्चा कितना आएगा, कार्बन का खर्चा कितना आएगा। तो कार्बन के 3 मोल, जैसे एल्यूमिनियम के बने कितने 4 मोल, ध्यान से समझो। देखो 3 इंटू कार्बन का 1 मोल कितना होता है 12, तो कितना आ गया 36 ग्राम, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम कितना है बेटा 27 इंटू 4, मतलब 108 ग्राम। मतलब ये समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्यूमिनियम 108 ग्राम बनता है तब, मतलब 108 ग्राम बनता है एल्यूमिनियम, तब 36 ग्राम कार्बन खर्च होती है, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर 108 ग्राम खर्च करने के लिए इतना, ठीक है ना, तो 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितना, तो 227 के लिए कितना, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भाई 36 से कितना मिल रहा है आपको 108, तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा 36/108, इतना आ गया 1 ग्राम के लिए, ठीक है ना। तो इतने में मल्टीप्लाई करके रखो 1000 से, ठीक है, या फिर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। तो अगर 1 ग्राम के लिए इतना, तो इतने ग्राम के लिए कितना, ये टोटल ग्राम है आपके पास, इतने से और मल्टीप्लाई कर देना इसमें, इतने से और मल्टीप्लाई कर दो यार, ये लो, ठीक है। सॉल्व कर लेना, केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आएगा, 1000 से डिवाइड कर दो, केजी बना दो फिर से। समझ पा रहे हो बात को नहीं? सॉल्व करोगे तो 90 किलोग्राम, मतलब 90 किलोग्राम कार्बन खर्च होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट से बढ़ते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ द लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन इतने PVO इतना। देखो बेटा PVO प्लस कितना HCl, तो यहाँ से रिएक्शन जब होती है तो क्या बनता है PVCl2 और प्लस PVCl2 बनता है और H2O बनता है। और आपको क्या बोला है हाउ मैनी मोल, इसके मोल आपको निकालने हैं। और आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है जो HCl है वो कितना है, एक मिनट, इतने ग्राम 6.5 ग्राम PVO है और HCl कितना है 3.2 ग्राम। ओके बेटा, अब आप क्या करोगे इसमें, लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, इसके बारे में बताना है PVO के PVCl2 के बारे में, PVCl2 के बारे में, इससे कितने मोल बनेंगे। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको इसके मास से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब वही वाली बात आ गई बेटा, मास कितना होगा इसका, जब आप मास निकाल, मास का हिंट देता हूँ आपको, देखो सुनो, PVO का मास लिख लो, ये टोटल आता है 223, ओके। और HCl आप निकाल लोगे तो इसको 223 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा, क्लोरीन कितना होता है 36.5 हो जाएगा टोटल, है ना। इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पहले से लिमिटिंग रिएजेंट पता चलेगा, ठीक है ना। क्या पता चलेगा आपको यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा, जो बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, ये छोटी वैल्यू यही आएगी, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा यहाँ पर PVO, ठीक है ना। जिसके मोल कम है इसे 1 से और डिवाइड करोगे, इसे 2 से डिवाइड करोगे लास्ट, तो इसके लिमिटिंग रिएजेंट ये बनेंगे PVO वाले, ओके। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा PVCl2 कितना बनेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात बेटा मेरे, ओके। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के जितने मोल आएंगे उतने ही मोल PVCl2 के बनेंगे। मैं सॉल्व करके आपको बताया तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है, ये वाली जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे ना तो ये बनती है बेटा मोल के फॉर्म में 0.029 मोल ही तो आपसे पूछे थे, जो कि आंसर मैंने यहाँ पे टिक भी कर रखा है, ओके, ये वाला, ठीक है। इतने मोल आएंगे सॉल्व करने पर ये, तो जितने मोल लेड ऑक्साइड के होंगे उतने ही लेड क्लोराइड के मोल बनेंगे, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है बेटा, अगले क्वेश्चन में बोला है 10 ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम ऑक्सीजन वर फिल्ड स्टील वेसल एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। मतलब H2 और O2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बन रहा है H2O, रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब आपको बोला है ये 10 ग्राम है और ये कितना है 64 ग्राम। 10 ग्राम को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मोल बन जाएंगे और इसको 32 से डिवाइड करोगे तो इसके 2 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2 मोल, ठीक है। देखो यहाँ से अभी 1 मिनट, ये एक मिनट, 4 मोल इसका आंसर है, मैं यही दिखा रहा था आप लोगों को, ठीक है। 32 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएंगे इसके 2 मोल, ओके। अब जब यहाँ पर इसको डिवाइड करो 2 से, इसे डिवाइड करो 1 से, तो ये वाली वैल्यू 2.5 आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू 2 ही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें, ऑक्सीजन, ओके। तो ऑक्सीजन के 1 मोल से कितने बन रहे हैं इसके, एक मोल से 1 बन रहा है ना। अच्छा बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 मिनट रुक जाओ। ऑक्सीजन के 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो 2 से कितने बनेंगे 4 मोल, ठीक है बेटा। तो आंसर भी बन जाएगा। नेक्स्ट अगला 44 क्वेश्चन में क्या है,
इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 इज डिजोल्व इनफ वाटर मेक इतने ml ऑफ द सॉल्यूशन, इतना ml सॉल्यूशन बनाया उसने। इफ़ द सॉल्यूशन कार्बोनेट डिसोसिएट कम्प्लीटली मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द, आपसे पूछा था Na+ और CO3 2 - आयन की कंसनट्रेशन। अब यहाँ पर जो Na2CO3 है ना, ये वाला जब ब्रेक होता है तो यहाँ से 2Na+ मिलता है हमें और CO3 2- मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये है बेटा कि यहाँ पर क्या सोडियम की कंसनट्रेशन जो है, यहाँ पर 2 डबल सोडियम मिल रहा है हमें, तो सोडियम की कंसनट्रेशन जो है कार्बोनेट से ज़्यादा होनी चाहिए। सोडियम की कंसनट्रेशन क्या होनी चाहिए, कार्बोनेट से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखे थे ये बड़े अच्छे थे, ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये कट गए, दोनों इक्वल थे, ये कट गए। यहाँ पर ये वाली वैल्यू ये Na+ के लिए बोली गई थी और ये CO3 2- के लिए, और Na+ तो इसका डबल आना चाहिए, तो ये वाला आंसर था, ये बनेगा ही नहीं। ऐसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो मास आपको पता है, मोलर मास पता है, तो मोल निकाल लोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करके आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 45 जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इतने ml इतने मोलर सॉल्यूशन क्लोराइड है, ठीक है ना, और वो इतने ml इतने मोलर से AgM3 से रिएक्शन करके विल बी द फॉर्मूला इतना। ठीक, देखो सुनो ध्यान से, अच्छे से समझना यहाँ पर। अब हमको पता है कि AgNO3 है, ठीक है, और यहाँ पर XCl करके कोई क्लोराइड है, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, मान लो N, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ से AgCl बनता है, कितना बनता है यहाँ पर AgCl। अब यहाँ पर वही वाली बात है, क्या, देखो ये वाला जो नंबर यहाँ पर जो लिखा है इसका क्या योगदान है। यहाँ पर AgCl जब बनेंगे, सीधी सी बात है, तो वो यहाँ पर जैसे AgCl X तो आ नहीं सकता क्योंकि सिल्वर तो एक ही बैलेंस ही शो करता है, यहाँ पर तो +1 ही आता है। तो यहाँ पर ये जो नंबर आएगा वो यहाँ पर मोल को बढ़ा देगा, मतलब इस सिल्वर के उतने ही मोल लग जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। N मोल पकड़ करके दोनों के मोल इक्वल कर दो, दोनों के क्या कर दो बेटा, मोल इक्वल कर दो, आपको N की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सिंपल सा ऐसे करना था आपको ये। भाई वॉल्यूम पता है, मोलारिटी पता है, तो मोल पता है, बस इक्वल कर लोगे, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना था आपको, M1V1 = M2V2 और इस वाले केस में इसके मोल कितने लगेंगे, इसके N मोल खर्चा आएगा, तो इसमें इतने नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, ना बने तो बताना, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनमें मैं सिर्फ हिंट देता हूँ आपको। इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यूरिया प्रेजेंट इन द इतने ml ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मॉलिक्यूल पता है, मोल बना लोगे, सिंपल सी बात है, N/Na लगा के मोल पता चल गए, ठीक है। इतने वॉल्यूम आपको पता है, सारी चीज़ें तो पता ही है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, N/V2 लगाना था आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इतने ग्राम मैग्नीशियम, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पर मैग्नीशियम दे रखा था, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो MgO बनता है, तो यहाँ 2 आता है। अब देखो इसका मास पता है, इसका मास पता है, तो पहले क्या करेंगे, जैसे 0.56 ग्राम दे रखा है, सॉरी ये 1 ग्राम है और ये 0.56 है, तो पहले इनके मोल बनाएंगे, इसको 24 से डिवाइड, इसको 32 से डिवाइड, फिर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, फिर उसके बाद पता चलेगा यार लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट में पता चलेगा आपको कि ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाली वैल्यू छोटी आती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो एक्सेस में मैग्नीशियम बचेगा। तो फिर बचता कितना है उसको निकालने के लिए तरीका होता है कि मोल ऑफ Ag अपॉन में कितना 2 इजिकल्स टू मोल ऑफ O2 अपॉन कितना करोगे 1। यहाँ से पहले आप ये पता कर लोगे मैग्नीशियम के कितने मोल खर्च होंगे, और इसमें इसकी वैल्यू मैग्नीशियम की पुट मत करना, नाइट्रोजन की वैल्यू ही पुट करना बस, ओके, सॉरी ऑक्सीजन की वैल्यू पुट करना, ठीक है। उसके बाद आपको खर्च मोल पता चल जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट निकालने के लिए क्या करना, ये जो वैल्यू है ना आपके पास कितनी है 1/24, इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल देना, जो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल यही रखे जाएंगे जो आपने अभी निकाले हैं, ओके। तो लेफ्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी वैल्यू बची रह गई, ओके। नेक्स्ट अपना इतने लीटर हाइड्रोजन है, इतने लीटर क्लोरीन है। अब हमको पता है कि भाई H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके 2HCl बनाते हैं, वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना है 22.4 लीटर, ये कितना है 11.2 लीटर। तो अब देखो यहाँ पर इसका कितना मोल है, इसका हाफ मोल है, इसका मतलब इसका कितना मोल है 1 मोल। मोल तो बना ही लोगे, आप जानते हो, वॉल्यूम अपॉन 22.4 से वॉल्यूम बना लोगे, सॉरी मोल बना लोगे, तो इसका यहाँ पर 1 मोल आ रहा है, इसका आधा मोल आ रहा है। आपसे पूछा था मोल ऑफ HCl, अब इसके 1 मोल से क्लोरीन से, देखो क्लोरीन ये लिखा है, इसके 1 मोल से इसके कितने बने हैं 2 मोल, तो आधे मोल से कितना बनेगा हाफ मोल से 1 मोल बन जाएगा,
तो इसीलिए आंसर बनेगा 1HCl। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखो परसेंटेज प्योरिटी को लेकर के यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन मुझे मिला है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी टॉपिक वीक लगता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो एक वीडियो में तो इतना ही कवर हो सकता है मेरे हिसाब से, ये मैक्सिमम कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ये 20 ग्राम है। हीट करो, क्या बना, हीटिंग पर कार्बन डाइऑक्साइड MgO निकला और CO2 निकला, ये क्वेश्चन में कहा गया। अब 8 ग्राम ये बना, 8 ग्राम ये है। वाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी आप पूछा गया आपसे। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर कैसे सोचेंगे कि देखो इसके 20 ग्राम से ये 8 ग्राम मिला है, 20 ग्राम से कितना, 8 ग्राम। तो आपसे पूछा गया परसेंटेज प्योरिटी आप बता दो हमें कितनी परसेंटेज प्योरिटी रही होगी रिएक्शन में। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फॉर्मूला, जब भी आप परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं तो मिला कितना मास है 8, कितना मिलना चाहिए वो यहाँ आएगा और इंटू 100। अब कितना मिलना चाहिए था वो आप पता करके देखेंगे। कैसे पता करते हैं, देखो मैग्नीशियम मास कितना होता है बेटा 24, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 3, टोटल करो कितना आ रहा है इसका, टोटल कितना आ रहा है 84 आ रहा है क्या, 16 थी 48, मेरे हिसाब से 84 आता है। ठीक है 48, 1 मिनट, और ये 4 और 2 6 आ रहा है। ठीक है ना, 4 और 2 6 और ये 3, 8 से 14 4, ये हाँ 84 ही आ रहा है। ठीक है बेटा, तो 84 बन गया इसका। और यहाँ पर इसका मास निकालो, MgO का मास कितना आएगा, मैग्नीशियम कितना हो गया 24, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो टोटल कितना आएगा, ये 0 हो गया और यहाँ पर आ गया 40। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीन्स ये हुआ, मैं चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ कि MgCO3 से अगर मैं MgO बना रहा हूँ तो इसके 84 ग्राम से मुझे मिलना चाहिए था एक्चुअल में 40 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम से कितना मिलना चाहिए था मुझे, 40/84 ग्राम। ये एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो कितना 40/20/84 ग्राम, इतना मिलना चाहिए था। तो ये वाली वैल्यू को यहाँ रख दो। परसेंटेज प्योरिटी में कितना मिला, कितना, ये एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, थ्योरेटिकल कितना 40/20 कितना 84 और इंटू बेटा 100। देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, और ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 84 ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल में कितना मिला एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल कितना मिलना चाहिए था, इंटू 100 करते हैं। ये सॉल्यूशन अगर कम समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इधर कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, बाकी ख़त्म है कहानी। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में हिंट दे दे रहा हूँ सबकी, जल्दी जल्दी कर लेना आप लोग। इतनी ml इतनी % सॉल्यूशन बोला है AgNO3 का, तो इसका मतलब है 50 इंटू कितना 16.9/100। ठीक है ना, इतना वॉल्यूम आ गया AgNO3 का। सबसे पहली बात ऐसे करना है, और इतने % इसका, तो 50 इंटू कितना 5.8/100, ये वॉल्यूम आ गया बेटा NaCl का। अब हमको पता है जब रिएक्शन कराते हैं तो AgNO3 की रिएक्शन कराते हो आप NaCl से, तो बनता है AgCl। क्या बनता है बेटा, AgCl और NaNO3, समझ पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वॉल्यूम है ये बड़ा है, AgNO3 के लिए वैल्यू क्या आ रही है बेटा, बड़ी आ रही है। ठीक है ना, देखो गौर से, क्योंकि यहाँ पर 50 में मल्टीप्लाई 16.9 से कर रहे हो ना आप। ओके, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहा, लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा NaCl, और ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि AgCl कितना बनेगा। तो यहाँ पर जितने मोल इसके आ रहे हैं, मतलब ठीक है, इतने ml इतने % सॉल्यूशन। ठीक है ना, मास ऑफ द प्रेसिपिटेट पूछा था आपसे, क्या पूछा था आपसे, मास, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। तो आपको कुल मिलाकर के क्या पता चला, यहाँ पर AgCl पता चल गया, इतने ml इतने % बोला था। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, NaCl। देखो नहीं, इसमें ये जो आपको दे रखा है ना, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है, इधर देखो 1 मिनट, ये जो % आपको दे रखे हैं, इससे आपको मास पता चलेगा। सिर्फ क्या पता चलेगा, मास। अपन हैंड करने पर यहाँ पर आपको मास पता चलेगा इसका, और यहाँ पर इसका भी मास पता चलेगा। तो ये NaCl का मास आ गया। अब इसके बाद आप इनके निकालोगे मोल, तो मोल के लिए मोलर मास से डिवाइड करोगे। मोलर मास सिल्वर के लिए याद रखना बेटा 108 रहता है, वैसे यहाँ पर दे भी रखा है, इसने जो दे रखा है वही वैल्यू यूज़ करना, 107.8।
ठीक है। तो इनके आप मोल निकालोगे तो मोल जो है वो NaCl के कम आएंगे, और यही इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करोगे सोडियम और कैल्शियम के मास टोटल ऐड करके, मतलब मोलर मास से, ठीक है ना। इसको मोलर मास से डिवाइड करो, इसको भी मोलर मास से डिवाइड करो, ये मास पता चले आपको, क्या पता चले बेटा, ये मास, ठीक है ना। ये जो परसेंटेज दे रखी है वो मास परसेंट है ये वाली, तो इसीलिए आपको डायरेक्टली मास पता चले इससे, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर के ये हुआ यहाँ पर। जैसे ही आप इनके यहाँ से मास कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मतलब मास देन मोल निकाल लोगे, तो मोल से आपको पता चलेगा कि NaCl के लिए जो मोल आ रहे हैं वो कम आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है। छोटी वैल्यू है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और NaCl अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो यही डिसाइड करेगा कि AgCl कितना बनेगा, AgCl कितना बनेगा। ओके, तो यहाँ पर 50.5 मतलब कितना है, 50 × 5.8 अपॉन 100 था ना, इंटू, तो यहाँ पर सोडियम का मास कितना 23, क्लोरीन 35.5, इतना। ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये आएंगे AgCl के मोल। फिर सिल्वर का जो मास आएगा 108 और क्लोरीन 35.5। इसको पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आंसर मिलेगा आपको ये 7 ग्राम। तो ये टफ क्वेश्चन है, ये टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस लास्ट में करना चाहिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, फॉर्मिक एसिड, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर का, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड ट्रीट विद द H2SO4। अब ये जो है ना बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ओके, तो जब H+ आयन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है ना, तो इसकी प्रेजेंट में यहाँ से H2O निकल जाता है और CO अलग हो जाता है। और जो ऑक्जेलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, ये ब्रेक होता है CO2 CO और H2O में, निकल के यहाँ से H2 भी यहाँ से भी H2 हो जाता है। पहला तो आपसे कहा गया इन दोनों को ट्रीट किया गया, तो ये तो है 2.3 ग्राम और ये 4.5 ग्राम, ठीक है ना। तो जब इसका मास निकालते हैं तो वो 46 आता है, या इसका मास 90 आता है। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो इसके 1/20 मोल आएंगे। गिवन मास अपन मोलर मास निकालोगे तो 1/20 मोल आएंगे दोनों के, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया था कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, इसको पास कराया है QH से। जो QH होता है, ये QH जो होता है वो CO2 को पकड़ लेता है, ये CO2 को एडजॉर्ब करता है, ठीक है ना, पकड़ लेगा। तो यहाँ से CO2 हट जाएगी। तो आपसे पूछा था रिमेनिंग प्रोडक्ट STP पर क्या होगा, तो वो गैस आपसे पूछी गई थी, ठीक है ना, क्योंकि वाटर तो चला ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कुल मिला के CO आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर HCOOH के जो मोल हैं 1/20, तो CO के मोल भी 1/20 आएंगे, और यहाँ पर H2C2O4 के मोल 1/20, तो यहाँ पर भी CO के मोल 1/20 आएंगे। तो दो जगह से 1/20 1/20, तो टोटल कितना हो गया 1/20 1/20, कितना आ गया 2/20, मतलब 1/10 मोल, 1/10 मोल CO मिलेगा आपको, CO ओनली। और कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/10 × 28 करोगे तो कितना बनेगा 2.8। इस तरीके से इसका C बनता है। जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल CO मिलता है दोनों जगह से, दोनों रिएक्शनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी। देखो यहाँ डेंसिटी पता है, मोलारिटी पता है। देखो सुनो, यहाँ पर एक लेसन लगेगा बेटा मोलारिटी का। मोलारिटी जी कस्ट होता है बेटा मोलारिटी, याद रखना, मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन क्या आता है बेटा 1000 इंटू डेंसिटी इन माइनस ये आता है मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ये mm की वैल्यू है। जब सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तब आपका आंसर बन जाएगा। सारी वैल्यूज को पुट करना डायरेक्टली और कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने मोल अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। N2 + 3H2 चेंज इन 2NH3। ओके, अब कितने मोल बना रहे हैं इसके 20, इसके 20 मोल। अब इसके 3 मोल से इसके बनते हैं 20 मोल, नहीं, इसके 3 से बनते हैं 2, तो 3 से अगर 2 बन रहे हैं तो 1 से कितने बनेंगे 2/3। लेकिन रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स चलना पड़ेगा। देखो सुनो कैसे करेंगे, इसमें 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए 3/2। लेकिन आपसे क्वेश्चन में अमोनिया कितनी दे रखी है 20 मोल, तो 20 से मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल आउट हो गया 10, तो कितना आ गया 30, कोई 10 × 3 बनेगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। 95% प्योर CaCO3 है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 90, ये जो इसका जो मास है वो लिया हमने W। अब इसका 95% आप ले रहे हो तो 95% अपॉन 100 हो गया, ठीक है, इंटू ये तो आ गया बेटा इसका मास।
इसका मास CaCO3 का मास, अब इसके मोल निकालोगे तो 100 से और डिवाइड कर दोगे तो इसके मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे अगला मोल यहाँ पर हमें इक्वल करने होते हैं। जैसे HCl के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर HCl के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो HCl के लिए क्या करोगे, HCl के मोल निकालने के लिए देखो 50 और 0.5, देखो M1V1 क्या होता है, मोल को बताता है। अब यहाँ पर ये मिलीलीटर है इसलिए 1000 से डिवाइड, तो अब इसके मोल बन गए। अब यहाँ पर जब इनको इक्वल करते हैं तो आपको पता है ये 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था बस मास पूछा था, तो ये W आपको निकालना है, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है बस। तो देखो सबसे पहला 95% प्योर बोला था तो मैंने मान लिया W है, तो इसका 95% निकाल दिया डायरेक्टली। तो 95/100 ये आ गया मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल आ गए। ये मोल पता चल गए CaCO3 के। फिर मैंने HCl के मोल निकाले, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, आंसर आ जाएगा 1.32। नेक्स्ट अगला क्या बेटा, हीटिंग ऑफ द 20% प्योर ऑफ द लाइमस्टोन। अब देखो CaCO3 को हीटिंग की रिएक्शन दे रखी है, चलो अच्छी बात है। आपसे बोला है 20 का 20%, भाई 20 का 20% कितना आएगा, 20 का 20% निकालोगे तो वो आएगा 4 ग्राम। कितना आएगा, 4 ग्राम। ठीक है ना, तो आपको ये 4 ग्राम पता चल गया। ठीक है, 4। ओके, अब CaO, अब आपसे क्या पूछा है, राइट ऑप्शन ऑफ CO2 प्रोड्यूस। CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, अब हमको पता है CaCO3 कितना बेटा, 100 ग्राम। कितना, 100 ग्राम से ये 44 ग्राम बनता है। आप बोलोगे सर 100 ग्राम कैसे पकड़ लिया, 100 ग्राम कैसे पकड़ा, तो बेटा इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, मतलब इसका जब आप मास निकालोगे तो 100 ग्राम आएगा मोलर मास, तो ये 44। तो 100 ग्राम से अगर इतना, तो 1 ग्राम से कितना, 44/100 आएगा। और यहाँ पर आपसे कितना, आपको कितना देगा, 4 ग्राम, तो 4 ग्राम से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई 416, 416 70 डिवाइड कर दो 1.76 आंसर बन गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नीट PYQ क्या है बेटा, आपको बोला है 1 ग्राम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आपको NaOH की दे रखा है, ट्रीट विद द इतने HCl। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जब इनकी रिएक्शन कराते हैं, चलो इस जगह को खाली कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हो आप, NaOH और HCl की रिएक्शन कराते हो, तब यहाँ से NaCl बनता है और H2 बनता है, ये वाली बात आप जानते हो। और आपको बोला है 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो 40 से डिवाइड कर दोगे तो इसके मोल पता चल गए। अब ये कितना है 50 ml, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से और इंटू 0.75, ये इसके मोल पता चल गए। ठीक है ना, मास ऑफ द हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, मतलब इसका मास पूछा है कितना बचा रह जाएगा, इसका मतलब है पक्का ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। पहले हमने इसके मोल निकालेंगे, इसके मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 36.5 से डिवाइड करोगे, इसके तो मोल आपने निकाल ही लिए, ये वैल्यू छोटी आएगी तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे, मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई 1 या मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 1 आ रहा है दोनों जगह, तो इन दोनों के मोल यहाँ पर जितने मोल यहाँ पर HCl के निकल के आए ना, उतनी मोल NaOH के खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बनेगा 1/40 माइनस ये वाली वैल्यू 25/1000 इंटू 0.75/36.5। ओके बेटा, इतने मोल खर्च हो गए, इतने मोल NaOH के खर्च हो गए। ठीक है, सॉरी मतलब इतने खर्च हो गए ये वाली वैल्यू, तो इतने मोल बचे, ये लेफ्ट वाली वैल्यू है। ओके बेटा, ये मोल बचे, इसमें कितने से मल्टीप्लाई, अगर मास पूछा है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा कितना, 250 मिलीग्राम। ओके, बट कैलकुलेशन इसमें भी बड़ी अच्छी थी। तो मोल कंसेप्ट है तो कैलकुलेशन से तो खैर मुलाकात होनी ही थी आपकी। अब देखो मैंने ना परसेंटेज यील्ड थोड़ा कम समझाया, लेकिन क्वेश्चन करके शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ये इसकी आंसर की है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखें। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठे तो आप इस आंसर की से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देखो मेरा मन था 2-3 बातें तुम्हें बताने का, फिर से एक बार यहाँ पर समझा दूँ क्या थोड़ा सा। देखो लास्ट में टाइम बचा है, देखो पहला जैसे परसेंटेज प्योरिटी वाली बात हम जो कर रहे थे, प्योरिटी वाली बात, प्योरिटी को थोड़ा समझाता हूँ फिर से। जैसे मान लो कोई सैंपल आपने लिया, अब सैंपल ले लिया 20 ग्राम, अब 20 ग्राम कोई सैंपल था टोटल, ठीक है ना, और इसमें मैंने बोला कि भाई 8 ग्राम जो है वो CaCO3 है। कितना है CaCO3 कितना है बेटा, 8 ग्राम है। टोटल कितना मास है, 20 है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ भाई कितनी परसेंट इसमें प्योर, कितनी परसेंट ये प्योर रहा होगा, तो कैसे निकालोगे भाई, इन दोनों का यूज़ करके, भाई इतना परसेंट एक्चुअल में उसमें प्रेजेंट है, होना इतना चाहिए था टोटल इंटू 100, ऐसे करके हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आंसर आपका। इससे डिवाइड हो गई, 5 टाइम्स कैंसिल आउट,
कितना बोला 40%। इसका मतलब ये 40% इसमें प्रेजेंट है। परसेंटेज प्योरिटी आपको पता चल गई। ऐसे ही परसेंट यील्ड का पता करते हैं। परसेंट यील्ड में क्या होता है कि कितना बना वो वाली वैल्यू एक्चुअल और कितना बनना चाहिए था थ्योरेटिकल, मतलब यहाँ पर चाहो तो आप एक्सपेरिमेंटल लिख सकते हो, इंटू 100। कोई प्रोडक्ट कितना बना है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100। अब यहाँ पर देखो एक प्रिसीजन करके वर्ड आता है, प्रिसीजन करके, है ना, और एक आता है बेटा आपका एक्यूरेसी। दो टर्म और आते हैं। तो वो सुनो, जब बात एक्यूरेसी की करते हैं तो एक्यूरेसी में याद रखना आप एवरेज देखना। जो भी रीडिंग आप निकालो और उनकी रीडिंग निकालने पर ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाती है ना, तो हम बोलते हैं वो एक्यूरेट है। और प्रिसीजन का मतलब होता है बेटा पास पास। कैसा होता है? पास। प्रिसीजन का मतलब याद रखेंगे पास पास, मतलब जो भी रीडिंग अगर पास पास आ रही है, भले ही गलत रीडिंग निकाली गई हो लेकिन वो पास पास हैं। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कहाँ से बात हो रही है। जैसे मान लो अगर कोई लेंथ 2 मीटर है और मैंने आंसर निकाला और उसकी वैल्यू निकाली 2.01, मैंने 2.02, 2.03, 2.04, तो ये वाली डेटा कैसे है? ये प्रिसीजन है क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, तो ये प्रिसीजन वैल्यू बोली जाएंगी। एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? जैसे मैंने वैल्यू निकाली और 1.99, फिर दूसरी वैल्यू निकाली 2.01, फिर एक वैल्यू निकाली 2.00। अब इनका जब आप एवरेज निकालोगे तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर निकाली हुई वैल्यू का एवरेज अगर ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो उसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं। वहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्यूरेसी। ओके, अब ये वाले आपके मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये आपका होमवर्क है, आप इनके आंसर मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लें। आपके 2 घंटे का समय मैंने लिया, आपने समय दिया, चीज़ों को समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जब भी आप इस वीडियो को देखें, फिलहाल तो ये रीनीट 2026 के बच्चों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में से 12th 11th के बच्चे भी देखेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए गुड लक, और कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए कमेंट बॉक्स में, उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलो एक और चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को लास्ट। अच्छा, डाल्टन्स थ्योरी ये भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। डाल्टन्स थ्योरी के बारे में, मैटर एटम से बना होता है, पता है आपको, ठीक है ना। एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ और इंडिविजुअलिटी के बारे में आपको पता है। डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मास, प्रॉपर्टी होते हैं, ये सब पता है। तो इसे थोड़ा रीड कर लेना, इसी के व्यापार ये 2-3 क्वेश्चन है, इन्हें कर लेना। ओके बेटा, बहुत सिंपल है लेकिन करना जरूर है इसे भी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कनेक्ट कर सकते हो 7830692846 पहला मेरे नंबर पर सीधा कांटेक्ट करना हो तो मुझे कभी। और दूसरा आप लोग जीरो यूट्यूब पर तो कर ही सकते हो, जीरो केमिस्ट्री पर। ठीक है, उसके अलावा अगर कभी मेल करना हो मुझे तो बाई के ठीक है, पहला ये मेल कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको मिलना हो तो जीरो केमिस्ट्री के नाम से आप टेलीग्राम पर भी आ सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। ठीक है, फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए गए। ठीक है बेटा, अभी कोशिश करेंगे इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखने की। और किसी को कोई पर्सनल डाउट हो तो वो मुझे आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चैप्टर, कोई क्वेश्चन कभी भी आप सॉल्व कर रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे क्वेश्चन भेजें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 24 आवर्स में मैं रिजॉल्व करूँगा, और जल्दी से जल्दी। ठीक है बेटा, गुड लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए।